गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है वो शुरू कहां से होती है? एंटिटी, ट्रांजैक्शन, फिर रिकॉर्डिंग, लेजर, फिर उसमें हम पोस्टिंग करते, देन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे हमने डिस्कस किए थे पहले कि तीन चीजें हमको सीखना, एक होता है जर्नल, कैश बुक और फिर आखिरी होता है सब्सिडरी बुक। तो जर्नल के बारे में हमने समझ लिया, उस पर हमने काफी क्वेश्चंस भी करे। अब सेकेंड पार्ट जो हमारा आता है दैट इज कैश बुक। सो कैश बुक होती क्या चीज है? पहली बात, जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे आप अलग अलग बुक मेंटेन करना चाह रहे हो, एक जर्नल मेंटेन करना चाह रहे हो, एक कैश बुक मेंटेन करना चाह रहे हो, एक सब्सिडरी बुक, उसके आगे हम पढ़ेंगे आज कुछ दिनों में। तो क्या ये सारी बुक मेंटेन करना मैंडेटरी के? द आंसर इज नो, मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई बिजनेसमैन को लगता है कि अगर बिजनेसमैन कोई खुश है नहीं जर्नल में ही सारी चीजें लिख ले, तो कोई दिक्कत नहीं, कैश बुक और सब्सिडरी बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन को लगता है कि नहीं, बिजनेस बहुत की ग्रोथ हो रही है, अब वो चाहता है कि अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आसानी के लिए, आसान करने के लिए चीजों को, वो चाहता है कि एक और बुक मेंटेन करे और उस बुक का नाम रखे कैश बुक। अब बहुत अच्छे से समझना, तो कैश बुक में कौन सी चीज लिखते हैं उसके बारे में मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इतनी चीज ख्याल रखेंगे कि अगर कोई कैश बुक में अगर कोई चीज आती है, अगर कोई चीज कैश बुक में अगर मैं लिखता हूं, तो फिर वो जर्नल में नहीं आती। तो क्या कैश बुक मेंटेन करना मैंडेटरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर चाहे बिजनेसमैन तो मेंटेन कर सकता है। और अगर वो कैश बुक मेंटेन करता है बेटा, तो जो फिर कैश बुक में आइटम आते हैं वो जर्नल में नहीं आते। अच्छा, अगर कैश बुक मेंटेन नहीं करता है अगर, तो फिर सारे के सारे, पूरे के पूरे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। कब? जब कैश बुक और सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं करते। लेकिन अगर कैश बुक और सब्सिडरी बुक मेंटेन करे और उसमें जो आइटम आपने लिखे फिर वो जर्नल में नहीं आते, क्योंकि कोई भी एक बुक में ही आप रिकॉर्ड करोगे, एक से ज्यादा बुक में उसको रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे आप नहीं कर सकते। तो कैश बुक, चार तरह की हम लोगों को कैश बुक पढ़ना रहेगा। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी एक है डबल कॉलम कैश बुक। और तीसरी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और चौथी पेटी कैश बुक। ओके, पेटी कैश बुक। तो टोटल चार तरह के हमें कैश बुक पढ़ना रहेगा। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल, ट्रिपल एंड पेटी कैश बुक। ये इंप्रेस सिस्टम करके भी एक होता है, उस पर आगे बात करूंगा मैं, ये कैश बुक में होगा। ओके, नाउ अब हमने देखे कि सर जो हमारी अकाउंट वाली स्टेज जो थी, लेजर वाली जो स्टेज होती, वो हम लोग जो रिकॉर्डिंग में जो बुक बनाते हैं, रिकॉर्ड जैसे हमने जर्नल बनाए, तो अभी हमने लेजर वाला पार्ट अभी कवर नहीं हो, जब आगे कवर होगा तो ये जर्नल में से आप लेजर में लिखते हो, व्हाट वी कॉल इट पोस्टिंग। जर्नल में से जो लेजर की बुक में जो अकाउंट बने रहते बहुत सारे, उसमें लिखते हो, उसको क्या कहते हैं बेटा? पोस्टिंग। उसी तरह यहां पर भी हमारे बहुत सारे, अभी कैश बुक तो अपन सीखेंगे बेटा, यहां पर भी हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं कि कैश बुक आप बना रहे हो, ये दूसरी बुक आ गई। कैश बुक आप बना रहे हो तो ये कैश बुक में से भी ये अकाउंट्स में लिखा जाता है, कैश बुक में से भी अकाउंट्स में लिखा जाता है। तो अभी हमने ये चीज नहीं सीखे कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में से फिर ये अकाउंट्स में कैसे लिखते बेटा। ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में जर्नल आ गया, जर्नल में से फिर यहाँ पे कैश इसमें जाएगा आपका लेजर में, कैश बुक में से फिर लेजर में जाएगा। लेजर एक बुक होती है, इसमें बहुत से अकाउंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो कैश बुक में से फिर ये लेजर में लिखा जाएगा। तो यहां से यहां लिखना और ये जर्नल में से ये लेजर में लिखना अभी हमने सीखे नहीं है, वो कुछ दिनों में अभी हम सीखेंगे। अभी हम हमें कैश बुक पे। अब कैश बुक होती क्या है? कैश बुक हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाया, हमें आसानी रहे, हमें बिजनेस करने में मदद करे, उसके लिए हमने कैश बुक बनाए। तो कैश बुक क्या चीज होती, क्या चीज किस चीज से मदद करती? अगर मुझे लगता है कि कैश के अलावा भी कुछ और आता है, उस पर मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन मेनली अभी मुझे लगता है नहीं कि कैश के ट्रांजेक्शन बहुत हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, तो जर्नल तो एक बुक मेंटेन करते ही है, आज तक हम उसमें सब लिखा करते थे, लेकिन हमको लगा नहीं कैश के ट्रांजेक्शन बहुत हो रहे, उसकी एक अलग से बुक रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे मेंटेन करते हैं, उस बुक का नाम रखते हैं हम कैश बुक। इसका मतलब
जो भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे वो मैं कैश बुक में लिख लूंगा। इसका मतलब जो कैश के अलावा वाले ट्रांजैक्शन होंगे वही अब जर्नल में आएंगे। अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो कैश के अलावा वाले जो ट्रांजैक्शन है वही आपके फिर जर्नल में आएंगे। इसका मतलब कैश बुक, जो कैश के ट्रांजैक्शन है कैश बुक में आ गए, बचे हुए जर्नल में आएंगे। अच्छा सर, कैश बुक मेंटेन करना जरूरी नहीं है, और अगर मेंटेन नहीं करे तो फिर कैश ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सारे के सारे ट्रांजैक्शन फिर जर्नल में आएंगे। कब? जब सिर्फ आप जर्नल मेंटेन कर रहे हो। लेकिन अगर कैश बुक भी मेंटेन करो तो कैश के ट्रांजैक्शन कैश बुक में और बचे हुए ट्रांजैक्शन फिर वो जर्नल में आएंगे। ओके। वैसे कैश बुक में कैश के अलावा भी एक कुछ और चीजें रहती है जो लिखा जाती है, उसमें बात करूंगा मैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक पे जब आऊंगा, जब मैं आपसे बात करूंगा। अब एक कैश बुक होती क्या सर? हम बड़ी सिंपल होती है। हमको सिर्फ ये मेंटेन करना रहता है कि सर रिसिप्ट कहां से आई है और पेमेंट गई है। तो कैश क्या, रिसिप्ट पेमेंट मेंटेन करना है हमको। तो हमने क्या है बेटा यहाँ पे कि जो कैश बुक में मेंटेन करेंगे कि रिसिप्ट कहां से आई और पेमेंट हमने किस किस को दी, बस इतना मेंटेन करना है। तो रिसिप्ट पेमेंट वही कैश बुक में बस आती है। कैश में जो रिसिप्ट है और कैश में जो क्या हुई बेटा, पेमेंट हुई। एक और चीज कह दूं बेटा कि मैं जब कहता हूं रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, जैसे जर्नल बनाए थे हमने, तो जर्नल में मैंने आपको सिखाया था कि जब आपने जर्नल अभी हो चुका है हमारा, तो मैंने आपको सिखाया था बेटा, वहां पे आप करते थे परचेज, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट डेबिट टू एसपी स्टोर्स अकाउंट, हमने उससे उधारी में लिए। परचेज अकाउंट डेबिट एसपी स्टोर आप जर्नल में लिखते थे, तो वो आपने अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करे। अकाउंटिंग एक्चुअल में अकाउंट को डेबिट और अकाउंट को क्रेडिट आप ये वाली स्टेज पे करते हो। यहां पे तो आप बताते हो सिर्फ कि परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, एक्चुअल में नहीं करे आपने डेबिट। वो अकाउंट को डेबिट लेजर वाली स्टेज पे एक्चुअल में होता है। आपको एसपी स्टोर्स अकाउंट को क्रेडिट करना है ये आप बताते हो जर्नल पे, और एक्चुअल में उसके अकाउंट को क्रेडिट कब करते, लेजर वाली स्टेज पे। तो यहां सिर्फ बताते हो डेबिट करना है, बताते हो क्रेडिट करना है। एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट ये लेजर वाली स्टेज में अकाउंट जब बनता है, जब अकाउंट को डेबिट और अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर भी कैश बुक में भी बेटा हम लोग जो बनाएंगे अभी यहाँ पे, तो आप में से शायद हो सकता है कोई कॉमर्स के हो, और अगर कॉमर्स के नहीं भी रहे 11-12 में तो घबराना नहीं बेटा। ये जो कैश बुक जिस तरीके से बनाते वो वैसा ही बनता है जैसे कि लेजर में जब बहुत से अकाउंट बनते हैं ना, यहाँ पे इसमें बहुत सारे अकाउंट बनते हैं बेटा। लेजर वाली स्टेज पे ना एक अकाउंट नहीं बनता, ऐसे बहुत से अकाउंट बनते। तो लेजर वाली स्टेज पे जो अकाउंट बनते बेटा, ये अकाउंट, ये जो कैश बुक ये जो कैश बुक आपकी जो बनती है बेटा, वो वैसी ही रहती है जैसी लेजर वाली स्टेज पे कैश का अकाउंट बनता है। अब जिन्होंने पहले कॉमर्स वाले उनको कैश अकाउंट पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता साइंस वाला, बिल्कुल भी नहीं घबराना बेटा। आप यहाँ पे सीख जाओगे जब यहाँ पर आएंगे आप। तो ये जो कैश बुक जो यहाँ पे बनती है वो वैसी ही बनती है जैसी ये स्टेज पे कैश का अकाउंट बनता है। व्हाट इज अकाउंट? एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेकर आना बेटा। तो यहां पर भी तो आपने एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लाओ, कैश की चीज को आप एक जगह लिख ले रहे हो, तो एक नेचर की चीज एक जगह यहां पर आ गई बेटा। तो वो कैश अकाउंट की ही तरह है, और यहां पर जो कैश अकाउंट बनता है उसी की तरह ये होता है। लेकिन जब हम यह वाली स्टेज पे जाएंगे तो आपको और अच्छे से वहां पे क्लैरिफिकेशन आएगा। मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि ये जर्नल में से ये अकाउंट में कैसे लिखते हैं, ये कैश बुक में से ये अकाउंट्स में कैसे लिखते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम है रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे बेटा। रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे हमने जर्नल के बारे में देखे कि वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल से हम उसको अकाउंट कर सकते हैं। हम उसको एक मॉडर्न अप्रोच होती है उसके थ्रू भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच? इंक्रीज और डिक्रीज से, ठीक है। फिर मैं अब आपको कैश बुक सिखा रहा हूं, अभी यहां पर अपन, ठीक है बेटा। तो इसके बाद अभी सिंगल कॉलम सिखाऊंगा, डबल, ट्रिपल, पेटी कैश बुक। फिर मैं आपको उसके बाद सब्सिडरी बुक सिखाऊंगा। फिर ये इन तीनों में से इसमें लिखना सिखाऊंगा कि कैसे लिखते। फिर आपको ट्रायल बैलेंस सिखाऊंगा। फिर ये चैप्टर जाके खत्म होगा, ठीक है। ओके, अब अपन एक कैश बुक पे बेटा। तो अब व्हाट इज कैश बुक? कि सर कैश के आइटम, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है कि भाई एक आपने कैश की रिसिप्ट और पेमेंट आपको लिखना है, ठीक है। तो भाई कैश की रिसिप्ट कितनी हुई और पेमेंट कितनी, कहां से और कहां पैसा गया। तो ये जो आपको कैश बुक का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सिंगल कॉलम कैश बुक, बड़ी सिंपल है बेटा। सिंगल कॉलम कैश बुक ये आपने पहले डेट लिखोगे, और ये साइड ख्याल रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये है आपका रिसिप्ट और ये है आपकी पेमेंट। तो इस साइड में आपको रिसिप्ट लिखना पड़ेगा और इस साइड में जो भी पेमेंट रहेंगी वो इस साइड में लिखना है, ठीक है।
तो ये आपने लिखे रिसिप्ट, ये आपने लिखे पेमेंट। कौन सी तारीख को रिसिप्ट हुई बेटा, कौन सी तारीख को रिसिप्ट हुई, कहां से, किससे आया हो पैसा। लेजर फोलियो आपको बताया था, एलएफ इज लेजर फोलियो। व्हाट इज लेजर फोलियो, जब हम लेजर में जब अकाउंट बनते हैं तो यहीं से उठा के अपन इंफॉर्मेशन वहां लिखते, तो वो कौन से पेज नंबर पे लेजर, लेजर में अकाउंट होते हैं ना बहुत सारे, कौन से पेज नंबर पे, तो रेफरेंस के लिए हमारे रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितनी रिसिप्ट हुई, वो उसी तरह बेटा इसको दो पार्ट में हमने बेसिकली बांटे हैं, दो पार्ट में क्या करें हमने इसको बांट दिए, दो पार्ट में बांट रहे। कैसे दो पार्ट में बटा, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आप इसको देखो। अब ये साइड में भी आपको दिखेगा कि डेट है बेटा, यहाँ पर अब पेमेंट है, लेजर फोलियो अमाउंट, तो ये जो अमाउंट है पेमेंट की अमाउंट है, यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे रिसिप्ट की बेटा। तो बड़ी सिंपल है, इस साइड में रिसिप्ट की जानकारी, इस साइड में पेमेंट की जानकारी। अब हम लोग तो अभी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पर ही है, जो कैश बुक हमने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पर ही जो हमने क्या बनाया बेटा, कैश बुक बनाए, हम वही स्टेज पर है अभी। अब जब आप रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पर हो, जो हम कैश बुक बनाए, वही कैश बुक से आगे हम सीखेंगे कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करना है, कैसे करना है, तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, वो अपन बाद में सीखेंगे, अभी वो स्टेप पर आए नहीं बेटा अपन, ठीक है। लेकिन जब आप वहां पर आओगे, वहां पे आप देखोगे अकाउंट भी कुछ इसी तरीके से बनते, अभी अपन पहुंचे नहीं अकाउंट वाली स्टेज पे, लेकिन कुछ इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट एक यहाँ पे रहता है, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, अगर मैं कहूँ लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते, लेकिन यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं भी लिखे चलेगा, बस हमको पता रहना चाहिए कि सर यहाँ पे रिसिप्ट लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, पेमेंट। तो कुछ इसी तरीके से अकाउंट्स भी होते, आप वो अकाउंट वाली स्टेज पे सीखेंगे। बस अभी हमको ख्याल रखना है, सर रिसिप्ट हुआ तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रिसिप्ट लिखना है, पेमेंट इस साइड पे लिखना रहेगा, बस खत्म, इतना सा है कैश बुक। अब मगर बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कैश बुक में जो इन्फॉर्मेशन जो कैश बुक में आपने लिखे फिर वो जर्नल में नहीं आता, अगर कैश बुक मेंटेन नहीं करते तो वो जर्नल में भी आता। तो अच्छा, कैश बुक में कौन सी चीज आता, सिर्फ अभी सिंगल कॉलम कैश बुक में रखो, सिर्फ ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, और उसमें अगर कैश की रिसिप्ट और पेमेंट अगर है तो वही ये कैश बुक में आने वाला है, अदरवाइज कोई ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगा। तो क्या सर वो ट्रांजेक्शन लिखते नहीं, लिखते, फिर वो ट्रांजेक्शन जर्नल में जाता है। तो कैश बुक में बस ये देखना है क्या रिसिप्ट आई, क्या रिसिप्ट हमारे पास से गई। तो हमने जर्नल, हमने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे पहले एक ही बुक बड़ी सी मेंटेन करते थे बेटा, जर्नल बोलते थे। अब मैंने बोला व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि सर ये जर्नल तो रहने दो, साथ में एक और बुक मेंटेन कर रहा हूं रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, उस बुक का नाम रखा मैंने कैश बुक। और अब दो बुक है, एक जर्नल और एक हो गई कैश बुक। कुछ दिनों बाद तीसरी बुक भी आ जाएगी, सब्सिडियरी बुक। तो अभी दो बुक है, एक जर्नल और एक कैश बुक। तो कैश बुक में कैश के ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, आया और गया, कितनी कैश आई कितनी गई वो कैश बुक में लिख रहा हूं। अदर देन कैश जो रहेंगे वो कहां पे आता है बेटा, जर्नल में आता है। तो वो जर्नल में लिखते, फिर अदर देन कैश जो रहेंगे, अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे तो अभी से हमको कैश बुक के बारे में अपन क्वेश्चंस कर रहे बेटा, तो हमको सिर्फ ये देखना है कि रिसिप्ट और पेमेंट हमारी कितनी हुई है। रिसिप्ट आई तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट हुई तो पेमेंट, लेकिन किससे बेटा, कैश से। मैं आगे आऊंगा सर बैंक से भी पे होता है, अभी मैं बैंक के बारे में बाद में आऊंगा, डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम पे। अभी सिंगल कॉलम में बस इतना ख्याल रखना है कैश में कितना आएगा। बल्कि इनफैक्ट अभी फिर कुछ दिन, एक दो लेक्चर बाद ना आपको सब्सिडरी बुक सिखाऊंगा, तो फिर तीन बुक मेंटेन करेंगे, जर्नल, अभी मेरे पास यहाँ पे बुक्स रखी नहीं तो आपको बताता, दो बुक्स है मेरे हाथ में, सपोज एक जर्नल है बेटा और एक कैश बुक है। अभी कुछ दिनों फिर अभी अपन कैश बुक सीख रहे, फिर कुछ दिनों बाद तीसरी बुक सिखाऊंगा आपको, सब्सिडरी बुक। फिर उसके बाद उनसे पोस्टिंग कैसे करते लेजर में वो सिखाऊंगा बेटा। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस सिखाऊंगा। उसके बाद आखिरी का आपके इस चैप्टर में आखिरी एक क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन इतना जोरदार रहेगा, उसमें अपन सारी चीजें जो चैप्टर में सीखे सारी चीजें क्वेश्चन में आएंगे, है ना। तो उसमें अपन ये सीखेंगे कि जर्नल भी मेंटेन रहेंगी क्वेश्चन में, कैश बुक भी रहेंगी, सब्सिडरी भी रहेगी, जो बुक का जहां का वहां पे लिखना रहेगा, उनसे पोस्टिंग कैसे करना है वो भी वो क्वेश्चन में अपन तीनों बुक साथ में मेंटेन करते रहेंगे। और फिर ट्रायल बैलेंस, ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें जर्नल भी मेंटेन है, कैश बुक भी मेंटेन है और सब्सिडरी बुक भी। अभी अपन इंडिविजुअल सीख रहे, वैसे कि जर्नल कैसे बनता है, कैश बुक कैसे बनता है, जर्नल हो गया। अब अपन कैश बुक पे, और कैश बुक पे कौन से वाले पार्ट पे बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक। वहां पे सिंगल कॉलम इसलिए बोलते हैं अमाउंट का एक ही कॉलम है, यहाँ पे ये अमाउंट का एक कॉलम है। तो सर दो कॉलम भी होते, तीन कॉलम भी होते अमाउंट के, हाँ होते, वो जब आएंगे ना उसके क्वेश्चन, जब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पे, ये किसका कॉलम है और ये भी किसका कॉलम है बेटा,
कैश का कॉलम है कि कैश कितनी आई, कैश कितनी गई, बस कैश पे ध्यान देना, बस उसके अलावा कुछ नहीं होते, ठीक है। तो रिसिप्ट और ये पेमेंट, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब आपके नोट्स में दिखेंगे बेटा आप लोग कि आप लोगों को वहां पे आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 13 की थी, लेंदी क्वेश्चन, बहुत वक्त लगा था, मगर अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सी जर्नल एंट्रीज उसमें आपने किए थे, ठीक है। आपको ये पता रहना चाहिए बेटा हमारा डायरेक्शन क्या, हम किस राह जा रहे हैं ना, वो अकाउंटिंग साइकिल में आते हैं, रिकॉर्डिंग जर्नल हो गया, अब अपन कहाँ पे खड़े हुए, कैश बुक में। तो पूरे चैप्टर होगा तो फिर आपको रिवाइज करा के दूंगा, वो जो आपने अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं, वो अकाउंटिंग साइकिल पूरी बताऊंगा ऊपर से, एंटिटी क्या था, ट्रांजेक्शन क्या था, रियल पर्सन, नॉमिनल, एक बार जब चैप्टर खत्म होगा ऊपर से नीचे तक पूरा रिवाइज करा के दूंगा अकाउंटिंग साइकिल को, ठीक है। चलिए नाउ अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। आनंद स्टार्ट, आनंद ने क्या किया बेटा, अपना बिजनेस शुरू किया। आनंद स्टार्ट बिजनेस विथ ₹10,000 ऑन 1 जुलाई 2016, ऑफ दिस ही पेज ₹9,000 इनटू बैंक अकाउंट। अब समझना बेटा, अभी उसने यहाँ पे क्वेश्चन पे बोला कि आनंद ने बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपए से, और उसमें से साफ साफ बोला कि उसमें से 9,000 रुपए उसने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा, मतलब 10,000 रुपए बिजनेस में लाया, स्टार्ट किया बिजनेस, 10,000 रुपए बिजनेस में उसने लाया और उसमें से 9,000 रुपए बैंक में जमा करा दिया। हिज कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक वेयर, उसके कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे बहुत दिए, जुलाई मंथ है बेटा, 1 जुलाई को, फिर यहाँ पे से एक हफ्ते के दिया उसने, फर्स्ट वीक का दिया, देखो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के दिया है। तो मैं एक एक करके रीड करूंगा बेटा, मगर हमको पहले कैश बुक बनाते और सिर्फ लिखना है बेटा, रिसिप्ट तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट तो पेमेंट, तो ट्रांजेक्शन है, बस हमको कुछ नहीं करना है, नो डेबिट क्रेडिट हियर, जस्ट वी हैव टू फोकस, आया कि गया, आया तो रिसिप्ट साइड, गया तो पेमेंट साइड, दिस इज दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक एक की पॉइंट पढ़ूंगा, उसके पहले बेटा आप लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 14 आपका, सिंगल कॉलम कैश बुक, और इसको आप लोग ड्रॉ कर लो 10-12 लाइन का, ठीक है। तो आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं, इसको पहले आप लोग ड्रॉ कर लो 10-12 लाइन का, ओके। ओके, किए नहीं किए, ओके करें, चलिए बेटा 10-12 लाइन का ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये रिसिप्ट और पेमेंट वाला कॉलम थोड़ा ब्रॉड रखना, अमाउंट का तो नैरो रहा तो भी चलता है, ठीक है। चलिए अब देखो अच्छे से ना एक एक वर्ड को समझना। आनंद स्टार्ट, उसने बिजनेस शुरू किया, पहले से नहीं था, अभी शुरू किया 10,000 रुपए से। अब मेरे को बताओ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, एंटिटी बिजनेस है, 10,000 रुपए उसने बिजनेस में लाया, स्टार्ट किया, तो बिजनेस में पैसा आया कि गया, आया ना बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस में पैसा आया। तो यहाँ पे लिखना है आपको रिसिप्ट साइड पे 1 जुलाई 2016 को, 16 ये 1 जुलाई 2016 को हम बिजनेस में पैसा आया, कितना आया बेटा, अब मेरी बात समझ, तो अमाउंट कॉलम में लिखना 10,000 रुपए। आप देखो सबसे पहले मैंने लिखा अमाउंट कॉलम, ठीक है, 10,000 रुपए, कहां से आया वो पैसा, वो तो ओनर ने दिया, तो ओनर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अभी पहले सुनना फिर लिखना, आनंद नाम है उसका बेटा, तो मैं लिख लेता हूँ आनंद कैपिटल अकाउंट, ओनर ने दिया तो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब मेरी बात को ना समझना, जब भी आप रिसिप्ट साइड में लिखते हो तो वहां पे लिखते हो पहले तो अमाउंट, फिर मैंने लिखा पैसा कहां से आया, ओनर ने लाया तो ओनर का अकाउंट कैपिटल, और फिर मैंने लिखा 2। अब क्या होता है जब भी रिसिप्ट साइड में लिखते हैं हम लोग, तो बेटा यहां पे लिखते हैं हम लोग ये 2, और मैं अभी यहाँ पे जब भी पेमेंट होंगी तो मैं वहां पे लिखूंगा बाय, ठीक है। अब जो 11-12 कॉमर्स से पढ़े रहते वो इसको इतना इंपॉर्टेंस देते, अरे रिसिप्ट में 2 लिखो, पेमेंट में बाय लिखो, बट बिलीव मी बेटा इसका रियल लाइफ में कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं।
जब आप अकाउंटिंग करते हो सबसे, ये तीन चीज लिखा, मैं जान के तीन अलग अलग उसमें मैं हाईलाइट करके बताता हूं आपको। तीन चीज मैंने यहां पे लिखा बेटा, ठीक है, तीन चीज मैंने यहां पे लिखा। कौन सी तीन चीज लिखा मैंने यहां पे? एक मैंने लिखा बेटा वहां पे, एक लिखा मैंने वहां पे कि भैया अमाउंट लिखा, वो अमाउंट कहां से आया वो लिखा, और मैंने फिर ये लिखा कि, फिर मैंने लिखा बेटा कि डेबिट, मैंने अमाउंट कहां से, और फिर टू लिखा। ये तीन चीज लिखा और रिसिप्ट साइड। आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये अमाउंट का होता है। ये अमाउंट अगर आपने गलत लिखी ना, तो यहाँ पे अमाउंट पूरी जो बैलेंसेस है सब निकालूंगा, सब गलत हो जाएगा, अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट होती है, ये गलत कर तो आप बहुत गड़बड़ हो जाती है। फिर ये तो सिर्फ जानकारी के लिखते हैं भाई, ये 10,000 रुपए आए कहां से, 10,000 रुपए यहां से आए ओनर से, ये तो जानकारी के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये, उससे कम इंपॉर्टेंस इसका है, और इसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं होता। वो एक परंपरा है, वो एक ट्रेडिशन है जो चली आ रही कि भाई रिसिप्ट साइड में टू, पेमेंट साइड में बाय, इस तरह लिखते। ये एक परंपरा है बेटा, बस, उससे ज्यादा उसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अपना फोकस इस पे रहता है, अरे टू लिखा, अरे बाय लिखा, इस पे नहीं रहता, इस पे इंपॉर्टेंस हो रहा है। ये गलत नहीं होना चाहिए। ये तो हमने इंफॉर्मेशन के लिए लिखे कि 10,000 रुपए में, बिजनेस में 10,000 रुपए कहां से आए बेटा, 10,000 रुपए कहां से ओनर ने दिया, और रिसिप्ट साइड में टू, ये एक परंपरा है। तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। अपने को इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा इसको देना है, उससे कम इसको, और इसको सबसे कम देना है बेटा। समझ में आई चीज आपको? तो ये भी पता रहना चाहिए पढ़ाई करते वक्त किस चीज पे कितना फोकस करना है। ओके, तो हमने लिखे कि इस तरीके से हमारे पास पैसा आया 10,000, ओनर ने लिया था, तो उसका कैपिटल अकाउंट था, रिसिप्ट साइड में टू। ठीक है, अब आप देखेंगे वहां पर बेटा वो कहता है हमसे यहां पे कि उसने अपने, ये उसने 9,000 रुपए बैंक में जमा करा दिया। अब मेरे को बताओ, बैंक में जमा कराया तो हमारे पास पैसा आया कि गया? पैसा कैश गई, हमारे पास कैश आई कि कैश गई? कहां गई बेटा? बैंक में गई। तो 1 जुलाई 2016 को गया बेटा, कितना गया? देखो मैं अमाउंट कॉलम में लिखा 9,000 रुपए। अच्छा, कहां गया? बैंक में गया। आया तो कहां से आया, गया तो कहां गया, वो लिखना रहता है। ठीक है, बैंक में गया तो बैंक अकाउंट में ऐसा लिख, ठीक है। और यहां पे क्या लिखते बेटा? बाय। तो बाय और टू क्या है? परंपरा, ट्रेडिशन, बस, उससे ज्यादा उसका कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, अब उसके बाद देखो रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट पेमेंट है, बस इतना देखना है बेटा। अब देखो 1 जुलाई को क्या हुआ? परचेज स्टेशनरी पेड कैश। अब ख्याल रखना बेटा, अब स्टेशनरी हमारा गुड्स नहीं है, बोला कि उसने गुड्स नहीं, तो नॉर्मल ऑफिस स्टेशनरी खरीदे। अब ये परचेज गुड्स, देखो गुड्स नीचे दिए, कोई और गुड्स है, स्टेशनरी इज नॉट गुड्स, स्टेशनरी का बिजनेस इसका नहीं है। फर्स्ट पैरा में वैसे बताया नहीं कि स्टेशनरी बिजनेस है नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये गुड्स बोल रहा है, यहाँ पे स्टेशनरी बोल रहा है, तो स्टेशनरी का उसका बिजनेस नहीं है। एनीवेज, स्टेशनरी खरीदा, तो ये मेरे को बताओ, और इसने पेड कैश, तो पेड किया, तो रिसिप्ट है कि पेमेंट है? पेमेंट है, पैसा गया बेटा। तो वही 1 जुलाई 2016 को पैसा गया, कितना गया? 40 रुपए। कहां गया बेटा? स्टेशनरी का, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी के 40 रुपए गया। उसके बाद बेटा परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज करे फॉर कैश, कैश में पे करे बेटा। ठीक है, पैसा गया बेटा। अब परचेज गुड्स फॉर कैश 650। अब पैसा आया कि गया? गया 650। तो पेमेंट साइड में लिख देंगे अपन, 1 जुलाई की बात है बेटा, बार बार भी डेट लिख सकते, नहीं भी लिखे तो चलेगा। बाय परचेज गुड्स बोल रहा है, तो परचेज अकाउंट रहता, परचेज कितना बेटा? 650। पेमेंट साइड, पैसा गया, कहां गया? क्योंकि परचेज किया, ऐसा पढ़ते इसको। 650 गए, कहां गए? परचेज किए। 40 गए, कहां गए? स्टेशनरी। 9,000 गए, कहां गए? बैंक में। 10,000 आए, कहां से आए? कैपिटल से, ऐसे। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफिस टेबल एंड चेयर, तो आपने ऑफिस टेबल और चेयर खरीदे बेटा, तो ये आपके पास से गया। ऑफिस टेबल और चेयर मतलब वो गुड्स तो है नहीं, उसमें बिजनेस नहीं कर रहे, तो ऊपर गुड्स अलग से बोला, तो ये फर्नीचर हो गया आपका। ठीक है, तो आपने खरीदे फर्नीचर, तो पेमेंट साइड में लिखो फर्नीचर, फर्नीचर रहेगा 200। ओके,
उसके बाद कहता है बेटा हमसे कैश सेल। अब मेरे को बताओ कैश सेल में पैसा आएगा कि जाएगा, बस इतना सोचना और इसके अलावा कुछ नहीं सोचा। नो डेबिट क्रेडिट कुछ मत सोचो, बस अभी इतना सोचो पैसा आएगा कि जाएगा। आएगा, कैश सेल में पैसा आएगा। तो रिसीप्ट साइड में लिखो कितना दिया क्वेश्चन में बेटा, कैश सेल 150। ठीक है, ये आया आपका 2 जुलाई 2016 को। 150। ओके, उसके बाद वो कहता है हमसे रिसीव फ्रॉम गोपाल कैश एज एडवांस। कैश मिला हमको 200 रुपए मिला रिसीव्ड है, तो बेटा यहां पे लिखो रिसीव साइड में 200 रुपए। अच्छा, ये कौन सी तारीख को मिला, 3 तारीख को, गोपाल से, गोपाल से अकाउंट। किससे मिला, गोपाल से, इसलिए मैंने लिखा गोपाल से अकाउंट। ओके, सिंपल है, रिसिप्ट पेमेंट बस लिखना है बेटा अपने को। उसके बाद पे टू सेटी एंड सन्स कैश, आपने 140 रुपए पे करे तो हमारे पास से गया बेटा, तो पेमेंट साइड में लिख देंगे अपन। कौन सी तारीख थी, 4 तारीख। बाय अकाउंट, कितना पे करेगा, 140। ओके, उसके बाद पेड फॉर साइन बोर्ड 130 रुपए, साइन बोर्ड के लिए पे करे, तो यहाँ पे पेमेंट हुई बेटा। ये कौन सी तारीख थी अपनी, 5 तारीख को। इसको आप ऑफिस एक्सपेंस भी बोलते, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस पे छोटे छोटे खर्चे लिखते, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट लिख सकते हैं इसको। कितना, 130। तो वो इंपॉर्टेंस नहीं रहता था, आप तो एक नेचर वो रहता है एक्सपेंस, उसके नाम देते आप, मेन ये रहता अमाउंट, यहाँ गड़बड़ होना नहीं चाहिए। और टू और बाय की तो कोई अहमियत ही नहीं है। ठीक है, कैश सेल, फिर से कैश सेल हुआ तो पैसा आया बेटा, रिसिप्ट साइड। कौन सी तारीख है, 6 तारीख। $160। ओके बेटा, उसके बाद आखिरी परचेज ओल्ड टाइपराइटर, तो इसको ऑफिस इक्विपमेंट भी कहते, परचेज करे तो पैसा गया बेटा। अब वहां पे पेड नहीं बोला लेकिन नाम भी नहीं दिया ना, फिर तो फिर वो पेमेंट करे अपन ऐसे कैश में खरीदे 7 तारीख को। बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 300। ठीक है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं अपन अभी कौन सी स्टेज पे बेटा, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे। अच्छा, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, उसमें कहां पे, कैश बुक में। तो यहां से लेजर में कैसे लिखते वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसका आपको नोट भी एक अगर लिखा दूं तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अगर कॉमर्स वाले शायद समझ जाए, लेकिन ज्यादा हीरो भी नहीं समझना है अपने को तो पता है करके। ठीक है, तो वो जब लेजर वाली स्टेज आएंगी, एक ऐसा क्वेश्चन करके इसमें जो हर चीज आएगी वहां पे मैं बताऊंगा फिर लेजर में इसकी कैसे पोस्टिंग करते हैं, आप समझोगे। आपको मैंने पहले ही कहा बेटा, ये जो है आपका, ये काफी कुछ हमारा किसकी तरह है, ये जो हमने कैश बुक ये बनाया, ये काफी कुछ जो लेजर वाली स्टेज में हम अकाउंट बनाते हैं उसमें कैश अकाउंट बनता है, उसी की तरह है, अकाउंट की ही तरह ही होता है। आप जब लेजर वाली स्टेज में होंगे जब आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अकाउंट में फिर आप क्या करते हैं, टोटलिंग और बैलेंसिंग, उसी तरह इसकी भी हमको टोटलिंग और बैलेंसिंग करना है। इवन दो हम अभी रिकॉर्डिंग वाली ही स्टेज पर है, बार बार कह रहा हूं रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पर ही है, मगर कैश बुक इस तरीके से रिसिप्ट और पेमेंट फॉर्म में बनाती। इनफैक्ट जो लेजर वाली स्टेज में अकाउंट बनता है कैश अकाउंट, ये उसी की तरह होती है, उसी की तरह होती है। तो इसीलिए यहां पर भी इसकी टोटलिंग और बैलेंसिंग करते। तब आप ये डेबिट साइड की टोटल करो, तो 10,000 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 160, तो ये हो गया आपका 400, 450, 510, 10,510 इसकी टोटल हो रही, 10,510। अब ये 10,510 ये तो टोटल हो रही, तो वो पेमेंट साइड की उसमें से माइनस करो, कैलकुलेटर लाओ आप करो बेटा। 10,510 में से 9,000 माइनस करो, 40 माइनस करो, 650 माइनस करो, 200 माइनस करो, 140 माइनस करो, एंड देन 130 माइनस करो, 300 माइनस करो। तो जो बैलेंस बच रहा है वो बैलेंस आपका यहाँ पे बच रहा है 50 रुपीज।
कितना बच रहा है बेटा 50 रुपीज। अब ये जो बैलेंस हफ्ते का ही, एक एक हफ्ते का ये कैश बुक है, तो ये 7 जुलाई 2016 को ये बैलेंस बचा। तो अब ये बैलेंस बचा तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये बाय बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है ना, हमने तो पहली बार सुने। बैलेंस सीडी का मतलब कैरीड डाउन, मतलब इस हफ्ते ये 50 रुपए बच गए, अभी को कैरीड डाउन मतलब इसको नेक्स्ट वीक में ट्रांसफर कर दो। तो अब आप यहाँ पे जब नेक्स्ट वीक में यहाँ पर आपने 50 रुपए बचे हुए बेटा, तो अपने पास नेक्स्ट वीक की रिसिप्ट कितनी ऑलरेडी अपने यहाँ पे लिखोगे 8 जुलाई 2016, इसको कहते हैं टू बैलेंस बीडी। व्हाट इज बीडी? ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी। तो जो ऊपर का बचा हुआ है वो इस हफ्ते रिसिप्ट हो गया यहाँ पे, तो ऊपर का आपने फॉरवर्ड करे यहाँ पे 50। तो ये जो 50 बचा हुआ था यहाँ का, ये बैलेंस था, ये इसमें से आपने ये सारी पेमेंट माइनस करे तो 50 बचा, जो बचा हुआ था इस हफ्ते का रिसिप्ट हो गया, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन क्यों बोलते? इधर कैरी डाउन मतलब लेके जाओ, यहां से मतलब लेके आए, तो यहां से यहां लेकर आए, ठीक है बेटा। तो ये बचा हुआ था तो इस वक्त की रिसिप्ट हो गई आपकी यहाँ की, फिर यहाँ पे चलते जाएंगे इसी तरह प्रोसेस। तो दिस इज कैश बुक। अब मैं आपसे कह रहा हूं यहां से किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं बेटा, वो अभी अपन बाद में सीखेंगे। अभी अपन कहां पर है? सिर्फ रिकॉर्डिंग वाले स्टेज पे। अब ना इसके नीचे मुझे आपको एक नोट लिखाना है। क्या लिखाना है बेटा? एक नोट लिखाना है। लेकिन कैसा है ये नोट? रिलेटेड टू पोस्टिंग वाली स्टेज है। किससे? कि पोस्टिंग इसकी कैसे यहां से करते हैं। या तो एक काम कर सकते, 3-4 लाइन का इसमें स्पेस छोड़ दो, जब वो पोस्टिंग वाला सिखाऊंगा जब ये नोट लिखा दूंगा। ये नोट अभी हम लिख लेते, नोट में कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, नोट एक लिख लेते, बट दिस नोट इज रिलेटेड टू लेजर वाले पार्ट से, कि यहां से लेजर में कैसे लिखते वो सिखा रहा हूं। लेकिन लेजर अभी अपने को पता नहीं है, अभी हमने आपको पढ़ा ही नहीं बेटा, इसीलिए नोट सिर्फ लिख के रख दो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है नहीं समझने वाला। नोट सिर्फ लिख के रख दो, जब लेजर वाली स्टेज आएंगी जब मैं वो पॉइंट वहां पे कवर होगा, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए लिख के रख दो। ओके, अब यहां पे लिखो बेटा, मैं जैसा बोल रहा बस वैसे आपने लिख लेना, ठीक है। फ्रॉम receipt side each account will be credited in ledger and from payment side each account will be debited in ledger। ओके, तो ये क्या लिखा है सर ने बेटा, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, जब अपन लेजर वाली स्टेज पे आएंगे ना जब, तो वैसे नोट लिख के रख दो, ठीक है। नोट लिख के रख दो यहाँ पे, बल्कि आप ब्रैकेट में से लिख सकते हो रिलेटिंग टू दिस नोट इज रिलेटिंग टू पोस्टिंग। किस तरीके से आप ये कैश बुक में से उठा के लेजर में लिखते हो वो मैंने यहाँ पे लिखा हूं, वो अभी आने का समय जब आएगा जब अपन बात करेंगे। बस नोट लिख के रख दो। कहाँ लिखोगे बेटा? यही कैश बुक के नीचे आपने लिख लेना था नोट। ओके, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी होती कैश बुक। अच्छा सर, ये जो कैश के ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गए, अगर ये एंटिटी जर्नल भी मेंटेन करता होगा तो क्या ये ट्रांजेक्शन अब जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं होंगे? नहीं, वो कैश बुक के कैश बुक में होगा। जो कैश के रिसिप्ट पेमेंट हो यहाँ पे, ठीक है। लेजर में कैसे लिखते हो बात का डिस्कशन है, जर्नल से लेजर में कैसे लिखना है बात का डिस्कशन है, कैश बुक से लेजर में कैसा लिखना है बात का डिस्कशन है, ठीक है। अभी अपन कैश बुक लिखना बस सीख लो, फिर कैसे लिखना है वहां पे वो मैं बाद में सिखाऊंगा। उससे रिलेटेड नोट भी लिखा, इसको नोट को लिख के छोड़ देना, मैं बाद में बात करूंगा जब लेजर वाली स्टेज पे जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, बड़े सिंपल होती है बेटा। अब होता है क्या कि कई बार ये एंटिटी को लगता है, क्या लगता है बेटा एंटिटी को, कि नहीं यार ये कैश बुक तो मैंने मेंटेन करा, मेरे लिए काम आसान जरूर हुआ, मेरे लिए काम आसान जरूर हुआ,
मेरे लिए काम आसान जरूर हुआ कि कैश बुक एक मेंटेन करा, और कैश के ट्रांजेक्शन मैंने सारे के सारे कहां पे लेकर आ गया, कैश बुक में लेकर आ गया। तो मेरे लिए आसानी हो गई। कैश का ट्रांजेक्शन हो, सपोज मेरा कोई अकाउंट, ऐसे इमेजिन है, ऐसे विजुअलाइज करा करो अपने दिमाग में, बहुत जरूरी होता है। अब मैंने कहा बेटा कि सपोज कोई दुकान है, मैं अकाउंटेंट बन जाता, दुकान में अकाउंटिंग करता हूँ, ठीक है। अब मैं अकाउंटेंट बना बेटा, तो क्या हुआ उससे कि मेरे पास जो बिजनेसमैन कोई मेरे पास आया, ट्रांजेक्शन हुई, तो मैंने देखा कैश का ट्रांजेक्शन है, तो मेरे पास 2 बुक रखी हुई। इमेजिन करो 2 बुक, अभी 2 बुक कहां से लाऊं मैं भाई, ये 2 बुक है मेरे पास सपोज। अब ये 2 बुक मेरे पास रखी हुई, ये पेंसिल है, एग्जाम्पल 2 बुक है, सर एग्जाम्पल स्कूल बना लेते हैं, पर ये 2 बुक्स है मेरे पास, ठीक है। अब ये 2 बुक्स लेके मैं अकाउंटेंट बैठा हूं, कोई आया, ट्रांजेक्शन हुआ, तो मैं देखता हूँ कैश ट्रांजेक्शन है, बोला अच्छा रिसिप्ट पेमेंट है, तो फिर इधर पे लिखता हूँ, ये कैश बुक में लिखता हूँ। रिसिप्ट पे कैश का ट्रांजेक्शन नहीं, तो फिर जर्नल में लिखता हूँ। तो कैश रही तो कैश बुक में, बचे हुए पूरे जर्नल में। और अगर सिर्फ जर्नल मेंटेन करता हूँ, सिर्फ जब ये जर्नल बुक है, मान दे ऐसे बेटा, दिल पे मत लेना, बॉटल है कैसे जर्नल बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये कैश बुक है, सिर्फ कैश बुक मेंटेन करता हूँ, फिर सारे ट्रांजेक्शन पूरे के पूरे कैश बुक में, सॉरी जर्नल में ही होंगे, फिर कैश का हो या ना हो हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैश बुक भी मेंटेन करता हूं, फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है खेल, कैश के ट्रांजैक्शन कैश बुक में और जर्नल के अदर देन कैश जर्नल में होते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं बेटा यहां पे आपसे कि कैश बुक मैंने ये सिखाया आपको, सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, उसको हम कैश के ट्रांजेक्शन लिखते हैं। मगर मैंने सोचा यार, ये जो अकाउंट बैंक से जब अपन ट्रांजेक्शन करते हैं, वो भी तो पैसों से ही रिलेटेड होता है, बस फर्क वहां पे इतना होता है कि वो कैश हमारे पास नहीं रखी हुई है, हमारे ही पैसे बैंक में जमा है। हमारे पैसे कहां जमा है बेटा, बैंक में जमा है। तो हमारे ही पैसे बैंक में जमा है, तो वो कहां पर है हमारे पास, बैंक में। तो हमने सोचा यार क्यों ना ये कैश बुक में अमाउंट का कॉलम और एक ऐड कर देते, अमाउंट क्या कह रहा हूं, अमाउंट का कॉलम सॉरी, एक और ऐड कर देते। अभी सिर्फ एक कैश का ही कॉलम है, अमाउंट का जो कॉलम है वो कैश को ही रिप्रेजेंट करे, क्यों ना और एक अमाउंट का कॉलम ऐड करे और उसका बैंक का कॉलम बना दे, मतलब बैंक अकाउंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कैश और बैंक कनेक्ट रिलेटेड है बेटा। फर्क इतना एक जैसे ही, बस फर्क इतना है कि कैश हमारे पास फिजिकली रखा हुआ है और बैंक में हमारा पैसा जमा है बेटा, इतना फर्क है हमारे पास। तो क्यों ना ये पैसों की चीजें जब आप कह रहे हो कि एक जगह लिखते, कैश की चीजें जब एक जगह लिखते, तो क्यों ना और एक अमाउंट का कॉलम ऐड कर दे और वहां पे बैंक का लिख दे, मतलब आसपास ही हो जाएगा, आसानी और बढ़ जाएंगी हमें देखने से। अभी सिर्फ अगर कैश का कॉलम मेंटेन करूं तो कैश बुक में देखता हूं कैश की रिसीव पेमेंट, लेकिन अगर बैंक से कुछ हुआ है बेटा, ट्रांजेक्शन बैंक से पेमेंट हुई या बैंक में रिसिप्ट हुई, फिर वो सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं दिखता कैश, फिर मेरे को जर्नल ओपन करना पड़ता उसके लिए, क्योंकि बैंक में पैसा आया गया, कैश में नहीं हुआ यहाँ पे। तो क्यों ना मैं कैश बुक में ही ये अमाउंट के बाजू और एक अमाउंट का कॉलम ऐड कर देता हूं और वो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा बैंक की रिसिप्ट और पेमेंट को। तो मेरे लिए और आसानी हो जाएंगी बिजनेस में, कन्वीनियंस हो जाएगा बेटा कि रिसिप्ट और पेमेंट कैश में भी एक ही जगह दिख रही है और बैंक से भी आई वो भी मेरे को कैश बुक में दिख जाती है, तो मेरी सहूलत मुझे और ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हम एक और बुक, कैश बुक में एक दूसरी टाइप की बुक होती है, उसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो वहां पे कैश का भी एक कॉलम और बैंक का भी एक कॉलम। अब मेरी बात अच्छे से समझना, बच्चों को एक गलत फहमी होती है, अभी मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, बच्चों को एक गलत फहमी होती है बेटा कि जो जिन्होंने पढ़ के आया उनको ऐसा लगता होगा, जो बेचारे भी फ्रेश बैठे उनको तो कोई गलत फहमी नहीं है, जो बोल रहा हो अच्छे से सुनते जा रहे बेटा। बच्चों को एक गलत फहमी रहती है कि सर सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम रहता है, ठीक है, और डबल कॉलम कैश बुक में एक बैंक का कॉलम बढ़ जाता है। मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम रहता है, डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होते, एक कैश को रिप्रेजेंट करता है और एक बैंक को रिप्रेजेंट करता है, जो बैंक में हमारा अकाउंट है उसको। लेकिन आपने एक और होता है ट्रिपल कॉलम कैश। आपने देखे जब किसी से पेमेंट आती है, जल्दी पेमेंट मिल जाती है तो हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं। हम किसी को पेमेंट करते, अच्छा पेमेंट आती तो वो कैश बुक में आएगा, फिर वो कैश बुक में आएगा बेटा, ठीक है। तो कैश बुक में आएगा तो अगर जल्दी पेमेंट आ जाती है बेटा तो हम उसको डिस्काउंट दे देते। कभी जल्दी हम पेमेंट किसी को देते तो हमको डिस्काउंट, वो हमको देते, हम फिर डिस्काउंट रिसीव कर लेते। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था कि पैसे आए गए कैश और बैंक से, वो आप कैश बुक में लिख ले रहे हो,
लेकिन उस पेमेंट पे, रिसिप्ट और पेमेंट पे अगर डिस्काउंट मिला या डिस्काउंट दिए, वो कैश बुक में नहीं लिखते, वो आप जर्नल में जाके हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि वो अदर देन कैश हो जाता है। तो इसीलिए बेटा क्या होता है कि मैं यहाँ पे और एक कॉलम ऐड कर दूंगा अमाउंट का, 3 को डिस्काउंट का बेटा। तो हमारे अमाउंट कॉलम जो है वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 आ जाएंगे। एक रिप्रेजेंट करेगा कैश को, एक रिप्रेजेंट करेगा बैंक को, और एक रिप्रेजेंट करेगा डिस्काउंट को। तो हमारे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम आ जा रहे, क्योंकि हमने हमारे लिए तो सहूलत हो गई, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। हमारे लिए तो सहूलत हो गई, हमारे लिए तो आसानी हो गई। क्यों? क्योंकि जिससे पेमेंट आई है, पेमेंट जल्दी थी तो डिस्काउंट दिए, उसका भी कॉलम वही है, तो वही दिख जाता, इतना पैसा आया इतना डिस्काउंट दिए, इतना पैसा दिए इतना डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ, वही दिख जाता है। अब डिस्काउंट अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाऊं तो फिर हमको जाना पड़ता है जर्नल में, क्योंकि डिस्काउंट का तो वहां पे लिखना पड़ेगा, वो कैश बुक में नहीं आएगा फिर। तो हमारी सहूलत के लिए हम एक और कॉलम ऐड करते हैं, उस कॉलम को कहते हैं डिस्काउंट का। अब बच्चों को ये गलत फहमी होती है कि सर डबल कॉलम कैश बुक में आप कैश और बैंक का ही कॉलम रखते हो। नहीं, डबल कॉलम कैश बुक 3 कॉम्बिनेशन हो सकते। कौन से कॉम्बिनेशन? वो हो सकता है कि डबल कॉलम में 2 कॉलम आएंगे अमाउंट के, एक कैश और बैंक हो सकता है, दूसरा कैश और डिस्काउंट हो सकता है, तीसरा बैंक और डिस्काउंट हो सकता है। इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। वो हो सकता है कि कैश और बैंक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैश और डिस्काउंट 2 कॉलम है, हो सकता है बैंक और डिस्काउंट 2 कॉलम है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि यही 2 रहे, जो क्वेश्चन में बोला वो 2 कॉलम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं बोला तो फिर वो कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन से समझ में आ जाएगा कौन से कॉलम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ट्रिपल कॉलम में तो तीनों रहते, लेकिन पर्पस समझे बेटा, कैश बुक का पर्पस समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको एक जगह जानकारी रिलेटेड टू अमाउंट मिल रहा है। कैश लिखे तो बैंक भी कनेक्टेड रहता है, बैंक में पैसा है, बस कैश में फिजिकल रहता है, तो उसका भी कॉलम एक बाजू में बना दो, एक ही जगह जानकारी मिल जाएंगी। फिर नहीं तो कैश का यहाँ लिखो, बैंक के लिए जर्नल में जाओ, तो यही लिख दो ना, फिर जर्नल में जाने की जरूरत नहीं। फिर डिस्काउंट के लिए पेमेंट, रिसिप्ट पेमेंट पे जो होता है, फिर डिस्काउंट भी मिलता और देते, फिर वो यहां पर नहीं आता, फिर वो जर्नल में जाओ उसकी एंट्री के लिए। फिर मैंने बोला भाई डिस्काउंट का भी कॉलम ऐड कर दो, इसीलिए डिस्काउंट सहूलत के लिए करते। अच्छा, तो क्या कैश बुक जरूरी है बनाना? जरूरी नहीं है। बिजनेसमैन को लगता है बहुत कैश ट्रांजेक्शन हो रहे, बहुत बैंक के थ्रू पेमेंट रिसिप्ट हो रही है, बहुत डिस्काउंट दे रहे और ले रहे, बहुत हो रहा है, तो फिर कैश बुक बनाओ। नहीं तो छोटा व्यापारी तो जर्नल में खुश रहो, बड़ा व्यापारी तो कैश बुक भी बना लो साथ में, अपने कन्वीनियंस के लिए, कोई कंपल्शन नहीं है। तो अब मैं आता हूं डबल कॉलम कैश बुक पे। तो सर डबल कॉलम कैश बुक में और ये जो आपने सिंगल कॉलम कैश बुक करे, इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं बेटा, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। बस फर्क है हमारा एक इतना रहेगा कि यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे, बाकी वैसा ही है, रिसिप्ट और पेमेंट, ठीक है। बस हमको ये देखना, हम अभी हम ये देख रहे हैं कि कैश आ रही है कि जा रही है, वहां पे ये देखना पड़ेगा बैंक का भी कॉलम अगर आ गया तो हमको ये देखना है कि बैंक में पैसा आया और गया क्या। तो कैश का कैश के कॉलम में, बैंक का बैंक के कॉलम में, बैंक में रिसिप्ट तो रिसिप्ट साइड में, बैंक से पैसा गया तो पेमेंट साइड में, बस इतना सा है बेटा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। डबल कॉलम कैश बुक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। देखो मैंने आपको कहा था वो जो डबल कॉलम कैश बुक कोई भी कॉम्बिनेशन होती, कैश बैंक, कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है किसका बेटा, कैश और डिस्काउंट का कॉलम। अब उसने बहुत से ट्रांजेक्शन दिए अगस्त 2016 के, ओपनिंग कैश बैलेंस 1 से लेके, ये डेट से बेटा 1, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 20, 20, 20 के 2 है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन दिए बेटा, इन ट्रांजेक्शन को मैं पढ़ूंगा, इसके पहले अपने को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, डबल कॉलम कैश बुक। तो अब अमाउंट के 2 कॉलम रहेंगे बेटा, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक रिप्रेजेंट करेगा डिस्काउंट को और एक रिप्रेजेंट करेगा कैश। मैं स्पेसिफिकली बोला था डिस्काउंट और कैश का, तो 2 कॉलम है, देखो अमाउंट, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है बेटा, ठीक है। चलो, तो ये तो रिसिप्ट को थोड़ा सा ब्रॉड रखना, इसको भी ब्रॉड रखना, बाकी छोटा भी रहा तो चलेगा क्योंकि अमाउंट कॉलम है। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, इसको आप ड्रॉ कर लो 12-13 लाइन का, ठीक है। चलो ड्रॉ करो, शुरू हो जाओ बच्चों। लिखिए। ओके, बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखना बेटा, ठीक है। आप बनाते भी जाओ, मैं आपको कुछ ज्ञान भी देते रहता, ठीक है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना बेटा, ठीक है। बहुत मेहनत करना और ख्वाब बहुत बड़े सोचना और प्रैक्टिकल रहना। ख्वाब बड़े सोचने से नहीं होता सिर्फ, हाँ यार ये करना है लाइफ में, इससे नहीं होता।
सोचने से कुछ नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। सिर्फ ड्रीम है तो ड्रीम ही रह जाता है वो सारी जिंदगी, अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करे, आपने मेहनत नहीं करे। तो ख्वाब बहुत बड़े रखो कि नहीं सर हमको ये करना है, फाउंडेशन में रैंक लाना है, ऐसे ख्वाब रहना चाहिए आपके लाइफ में, बहुत अचीव करना है, एक स्ट्रोक में सारे सी हमको क्रैक करना है एग्जामिनेशन, और उसके लिए मेहनत भी करो। तो मैं अकाउंट्स पढ़ा था, उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसा बता रहा हूँ वैसा सुनो, ज्ञान लेते जाओ बेटा, आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। देखो मैं ना, अब मैं ऐसा अपने मुंह से बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ बेटा, आप बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब अकाउंट में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीप आपकी कुछ समय बाद ऐसी ग्रीप आ जाएंगे अकाउंट सब्जेक्ट में, आप बोलेंगे अरे यार कितने स्ट्रांग हो गए, है ना। बस मैं जो बोल रहा हूँ वो तरीका अपनाओ पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग लेवल किस तरीके से बढ़ाई जाती, पर्पस पता रहना चाहिए, हर चीज में क्यों करते हैं ऐसा वो पता रहना चाहिए। कैश बुक बनाए तो क्यों बनाए, कन्वीनियंस के लिए बनाए, चीजों को समझो, धीरे धीरे अकाउंटिंग सब्जेक्ट में ग्रिप आते जाएंगे फिर आपको। ओके, आपने ड्रॉ करे 12-13 लाइन का, आपको कहा मैंने ड्रॉ करने का। ओके, चलिए अब अपन, आपके पास स्केल होंगे उसे ड्रॉ करा करो प्रॉपर। ओके बेटा, चलिए अब आते हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कह रहा है हमसे, पहले ओपनिंग कैश बैलेंस, बहुत अच्छे से ना वर्डिंग्स को बहुत अच्छे से समझना बेटा। ओपनिंग कैश बैलेंस का मतलब है कि अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, पहले से कैश बैलेंस था। मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में कैश बुक बनाए थे, तो ये 50 रुपए बचे थे, तो ये नेक्स्ट वीक ट्रांसफर होगा, तो यहाँ की रिसिप्ट थी, तो ओपनिंग, पहले ओपनिंग है, ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ये यहाँ पे बिजनेस शुरू किए थे इसलिए ओनर ने इन्वेस्ट किया था, यहां से तो ओपनिंग रहेगा ना, पहले से रखा हुआ है बेटा। और कैश एक एसेट होती है, एसेट के हमेशा क्या होते हैं बेटा, डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग हमेशा, लेजर वाली स्टेज पे सिखाऊंगा आपको, ओपनिंग हमेशा कैश का रिसिप्ट साइड में आता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा 2000, अच्छा ऐसे लिख, कौन सी तारीख दी बेटा, सॉरी अगस्त है ना, 1 अगस्त 2016। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है बेटा, कितना अमाउंट दिया हमको, अमाउंट दिया है 2500। तो अमाउंट देखो, कॉलम बराबर रखना, डिस्काउंट कॉलम में मत लिख देना बेटा, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 2500। ठीक है बेटा, ओके। अब उसके बाद ये देखो, अब मैंने वहां पे कैपिटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, ओनर ने नहीं लाया, वो तो पिछले पीरियड का रखा हुआ है, जुलाई मंथ का रखा हुआ है, तो इस वक्त ओपनिंग बैलेंस, कैश हमेशा ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट साइड में लिखते, उसको डेबिट साइड भी बोलते, लेजर वाली स्टेज पे सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर लिखो ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम डी एन कंपनी ₹1350 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1400। अब अच्छे समझ, मिले आपको 1350, कितना मिला बेटा, 1350, मिलना चाहिए था 1400 रुपए, और ये फुल सेटलमेंट हो गया। तो आपको सिखाया था 50 रुपए क्या हो गए जो कम मिले, डिस्काउंट मिले, तो रिसिप्ट साइड में चले जाओ बेटा। डेट है आपकी 3 अगस्त 2016। अच्छा मिले कितने, तो कैश मिलेगा 1350, डिस्काउंट कितना था बेटा 50। ठीक है, तो किससे मिले, टू डीएन कंपनी, डीएन कंपनी। ठीक है, तो आपने देखो यहीं पे सहूलत, डिफरेंट देखो, पर्पस समझना, यहीं पे हमको पता चल गया, क्या पता चल गया बेटा यहीं पे हमको, कि हमको 50 रुपए किसके है, डिस्काउंट के है, और मिले 1350। तो अगर ये डिस्काउंट कॉलम नहीं लिखते तो फिर डिस्काउंट को लिखना तो पड़ता, फिर वो कहाँ पे लिखना पड़ता बेटा, जाना पड़ता था फिर मेरे को लेजर में, तो वो डिफिकल्ट, सॉरी नॉट लेजर, मैं जर्नल में जाना पड़ता था वो 50 रुपए की रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो फिर इसीलिए हमने क्या करे बेटा, जर्नल में ना लिखते हुए यहीं पे कैश बुक, कैश के बाजू कॉलम बनाने, डिस्काउंट, तो सहूलत हो गई एक ही जगह, इतने आए इतना हमने डिस्काउंट दिए थे। ओके, उसके बाद आते थर्ड, फोर्थ और डेट है रिसीव फॉर कैश सेल, कैश सेल करे उसकी पेमेंट आया, रिसीव, तो कैश कॉलम में लिखो 1250, कौन सी तारीख है बेटा वो, 4 तारीख, टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। ओके, उसके बाद पेड टू राजेश, अब पे करे आपने 775 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹4 800, पे करना था 800, 775 करे, 25 कम करे,
तो क्या बाद में देना? नहीं, फुल सेटलमेंट बोला, मतलब कुछ देना नहीं, मतलब 25 का वो डिस्काउंट है। तो पेमेंट करे तो पेमेंट साइड में चले जाओ बेटा। 5 अगस्त को बाय किसको पे करे बेटा अपन ने? राजेश एंड कंपनी। ओके, कितना पे करे? पे तो सर हमने 775 ही करे, उसमें डिस्काउंट कितना था? 25। तो देखो डिस्काउंट में लेके हमने 25। तो एक ही जगह पता चल गया ना, सहूलत हुई कि नहीं? हाँ, तो पर्पस अकाउंटिंग का ये है कि हमको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलते जाए सर। ओके, उसके बाद परचेज ऑफिस फर्नीचर, पैसे आए कि गए? आए कि गए? गए, परचेज करे 670। तो यहां पे लिखोगे 7 तारीख की बात है, पैसे गए, कितने गए बेटा? 670। क्यों गए? हमने फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। ओके, उसके बाद पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प, तो पोस्टल स्टैम्प आपने पेमेंट हुई, पोस्ट करते तो उसका स्टैम्प का ये खर्चा आपका 13 तारीख लिखिए। कितना पे करे? 25 रुपए गए। अच्छा, क्यों गए? तो यहाँ पे लिखे आपने बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पेड फॉर ऑफिस रेंट फॉर मंथ ऑफ जुलाई 2016। अब इसके बारे में ना कुछ बात करना, और यूं फट से मैं लिख सकता था 1 मिनट में, लेकिन आपको कुछ कहना है मुझे, इसलिए अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूं मैं क्या कहना आपको चाह रहा हूं। पहले मेरी बात समझो, अच्छे से समझना, दिमाग खोला रखना, ठीक है। ट्रिकी चीज है, होशियार बनना है, तो ये सब बारीकी की चीजें भी बोलूंगा तो उसको बड़े अच्छे से सुनते जाना है। पेड फॉर ऑफिस रेंट फॉर मंथ ऑफ जुलाई 2016। बेटा आप ये कैश बुक अगस्त मंथ में लिख रहे हो और ये जुलाई की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जुलाई का होता है ना, जुलाई मंथ में आप पूरा आपने यूज करे प्रीमाइसेस को, अगस्त में पे करे। साल खत्म नहीं हुआ, साल वही चल रहा है, महीना अब दूसरा हुआ। तो हो सकता है जब आप पे करते हो, जब आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो, अगर जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो जर्नल, सपोज मैं जर्नल अगर लिखता, अभी कैश बुक को 2 मिनट के लिए साइड में रख दो, जर्नल लिखता तो दो पॉसिबिलिटी, अगर एक तरीका ये कि मैंने लिखा रेंट इज एक्सपेंस बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो मैंने क्या करा, अगस्त मंथ में जब एंट्री, सीधा अगस्त में लिखा, पहले करा ही नहीं, अगस्त मंथ में लिखा रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। अभी कैश बुक को साइड में रख दो, कैश बुक सपोज नहीं बनाते तो ये एंट्री में पास करता, कितने रुपए की? 125 रुपए, 125 ने 125 की एंट्री पास करता अगर जर्नल बनता। तो मैं आपको कोई और चीज सिखाने जा रहा हूं, समझो। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा, या ऐसा हो सकता, और मैंने कहा कि नहीं सर, है तो रेंट जुलाई का, जुलाई में पे नहीं कर पाया था, तो मैंने क्या किया, जुलाई मंथ में एंट्री पास किया, अगस्त की बात नहीं करो, जुलाई मंथ में एंट्री पास किया, खर्चा तो जुलाई मंथ का था, तो मैंने एंट्री पास किया रेंट अकाउंट डेबिट 125। लेकिन जुलाई मंथ में वो पैसा गया नहीं था, जुलाई मंथ में पैसा गया नहीं था, तो पेबल था बेटा, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, हमको बेनिफिट लैंडलॉर्ड ने दिया था, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखा होगा, या तो फिर रेंट पेबल अकाउंट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से भी शायद जुलाई मंथ में लिखा होगा मैंने रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट पेबल। देखो अगर साल खत्म होता तो पक्के से मैं ये कहता कि ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि उस साल का बेनिफिट था, उस साल आपने लिख लिया, लेकिन यहां पे साल नहीं बदला, महीना बदला है। आप जुलाई से अगस्त में आए तो ये भी चलता है कि आपने जुलाई में नहीं लिखे होंगे, जब पे करे अभी उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि उसी साल में तो एक्सपेंस बुक हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने बोले नहीं यार, मंथ में भी अगर पे नहीं कर तो बराबर एंट्री करो, तो आपने जुलाई मंथ में पे करे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट, ये आपने जुलाई मंथ में ये एंट्री पास करे हो, ठीक है। अगर करे वो भी चलता है, क्यों, ठीक है। मगर फिर जब मैं अगस्त में एंड, अब मैं यहाँ जगह ही नहीं, कहां लिखू, दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे आ जाता हूं मैं, एंड फिर उसके बाद अगस्त मंथ में आया मैं, तो अगस्त मंथ में क्या होगा फिर, सेकेंड वाले इसमें बोल रहा, अगस्त मंथ में क्या हुआ, फिर आपने रेंट पे करे, जो पे करना था, तो किसको पे करे? लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, उसके लिए पहले आपने लाइबिलिटी क्रिएट करके रखे थे कि उसको पे करना है।
और तो उसको आप पे करे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, और यू कैन से रेंट पेएबल अकाउंट, रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट 125 टू कैश अकाउंट, मेरे पास से कैश अगस्त में गए 125। और आप ये भी कह सकते हो अलग तरीके से डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, तो हमको उसको पे करना है, इट्स अ लायबिलिटी, नाउ यू आर पेइंग इट, इट्स अ डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, तो रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक तरीका ये था बेटा जो मैंने ये ऊपर में करा, एक तरीका मेरा ये था, कौन सा, इस ये वाला जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। एक तरीका मेरा ये था कि मैं बोल रहा हूं कि मैंने अगस्त मंथ में उसको लिखा तो सीधा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर मैंने उसको पहले यहाँ पे एक्सपेंस माना होगा अपना, यहाँ पर अगर उसको पहले मैंने एक्सपेंस माना तो यहाँ पर उसको पहले रिकॉर्ड किया होगा, तो पहले आपने जुलाई में ये एंट्री पास करे और फिर अगस्त में आके ये एंट्री पास करे, अगस्त में आके ये एंट्री पास, बारीकी से समझेंगे एक एक चीज को बेटा। तो दोनों में कोई फर्क पड़ता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता क्यों नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेंट पेएबल को क्रेडिट किया 2, ठीक है, यहाँ पे डेबिट किया, तो यहाँ पे क्रेडिट करे और यहाँ पे डेबिट करे तो कैंसिल हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये क्रेडिट की डेबिट की तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही हुआ ना, इसको डेबिट करे इसको क्रेडिट, ये रेंट पेएबल तो क्रेडिट डेबिट कर दी तो कैंसिल हो गया बेटा। तो अल्टीमेटली रेंट टू कैश ही हो, उसका नेट इफेक्ट बोलते हुए जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, नेट इफेक्ट इसका रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ही हो रहा है बेटा। यहाँ पे भी देखो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है, लेकिन आपने जुलाई मंथ का जुलाई में उसको पेएबल बताया, फिर यहाँ पे कैंसिल करे पेमेंट के वक्त, ऐसा भी चलता है। अब मैंने क्या लिखना, अब समझो मैं क्यों इतना आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं क्यों इतना बोल रहा हूं, इस चीज को समझना बेटा। अब ये जो 125 रुपए जो मैंने पे करा हूं, ठीक है, 125 रुपए मैंने यहाँ पे करा, तो मेरे पास से पेमेंट गई 125 रुपए, तो मैं लिख देता हूं कौन सी तारीख को था बेटा, 15 तारीख को, तो लिखो यहाँ पे 15 अगस्त 2016। अब यहाँ पे क्या लिखूं, अगर मैंने ये माना हूं कि जुलाई में, अपन अगस्त मंथ चल रहा है, अगर ये माना हो कि जुलाई में उसको रेंट पेएबल को आपने बताए नहीं थे, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दो रेंट, ये वाला फिर आ जाएगा, फिर कौन सा, ये अजम्पशन लिया, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा बाय रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट। तो कोई हिसाब किताब आपने लैंडलॉर्ड से कोई हिसाब किताब बचा नहीं, आपने जब लिखे नहीं था, अभी पे कर, तो हिसाब किताब खत्म हो गया, इसलिए नाम नहीं आया उसका लैंडलॉर्ड अकाउंट या रेंट पेएबल अकाउंट, ये लिखूंगा अगर मैंने पहला वाला सोचा। अगर मैं सोचता नहीं नहीं नहीं, जुलाई मंथ में मैंने लिखा होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, इवन तो साल नहीं बदल रहा, लेकिन मंथ में भी हम लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, जब पे करते तो लायबिलिटी को कैंसिल भी कर देते। अगर मैं बोलता नहीं नेक्स्ट वाला होगा, तो फिर बेटा अगस्त मंथ में अगर इस तरीके से करेंगे, तो अगस्त मंथ में फिर रेंट पेएबल, देखो अगस्त मंथ, फिर आएगा रेंट पेएबल टू कैश, फिर यहां पर आएगा बेटा आपका रेंट नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा बेटा, रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट, ये रेंट पेएबल अकाउंट आ जाएगा। तो आप फर्क समझो, अमाउंट तो वही है, उसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन अगर आपने पहले जुलाई मंथ में कुछ भी नहीं लिखे थे, तो अगस्त मंथ में जुलाई मंथ का रेंट आप अगस्त में पे करो, तो आपने नहीं लिखे जब, तो आप सीधा भी पे किए रेंट टू कैश, तो रेंट टू कैश पेमेंट तो हुई है, मगर रेंट के अगेंस्ट में क्यों, अभी रेंट के अगेंस्ट में अगर ये पेमेंट हुई है बेटा, तो फिर यहाँ पे रेंट आता, लेकिन ये रेंट तो आपने पिछले महीने लिख लिए थे, खर्चा पे नहीं होता तो पेएबल बताए थे, तो आपने फिर लैंडलॉर्ड को पे करे, तो फिर रेंट पेएबल दिखता और लैंडलॉर्ड अकाउंट दिखता था, ऐसा फर्क हो जाता था। तो यहां पे इसको बोलते हैं अकाउंटिंग को डीप में जाने का, ऐसा सोचने का, अंधाधुंध कुछ भी नहीं रट्टा मारने का बेटा। तो इसको बोलते लॉजिक। सर ऐसा क्या पॉसिबल है कि जुलाई मंथ में रेंट पेएबल बताए? हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। जनरली साल के आखिरी में होता है, साल बदलता तो इस साल के जो खर्चे पे नहीं करे तो भी बेनिफिट मिलता, हम एक्सपेंस मानते हैं उसको, तो हम लिख लेते हैं। लेकिन क्या मंथ में भी, हाँ मंथ का भी आप चाहो तो कर सकते हो कि हर मंथ के एंड में आपने रेंट पेएबल बताए, जब पे करोगे आप उसको नेक्स्ट मंथ में, तो रेंट पेएबल को कैंसिल कर दोगे। तो अब आपके ऊपर आप क्या सोचा, आप सोचो हाँ उसने रेंट पेएबल लिखा होगा पहले तो उसको कैंसिल किया, यहाँ पे रेंट पेएबल दिखेगा, आपने बोलेंगे नहीं सर साल तो एक ही है, अभी पे कराऊंगा उसने, तो अभी पे करो तो अभी लिखा होगा, फिर हिसाब किताब नहीं है लैंडलॉर्ड से तो उसका फिर नाम नहीं आता, फिर रेंट टू कैश आता है। तो अपने ऊपर है कैसे, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं रेंट पेएबल लिख लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट 1, मतलब रेफर नोट 1, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा देता हूं ये क्वेश्चन के बाद नोट 1 में, तो आपने वहां पे उसको लिख लेना, ठीक है। चलो तो ऐसा डीप में जाने का उसको, तो फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाती है, ठीक है। चलिए नोट, अपन ये मान रहे कि पिछले मैंने रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल लिखा था उसने, और इस मैंने पे किया, तो उसको पे किया तो पैसा आ गया, लैंडलॉर्ड को दी तो रेंट पेएबल आया, ठीक है बेटा।
कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं सर रेंट भी जब आप डायरेक्टली देते हो, रेंट पेबल नहीं लिखे आपने, रेंट टू कैश लिखे तो भी तो लैंडलॉर्ड को दी लेकिन उससे हिसाब किताब नहीं था बेटा, ठीक है, कोई आपने पे कर दी तो उसका नाम नहीं आता इसमें। रेंट पेबल मतलब लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में लैंडलॉर्ड लिख सकते, क्यों आ रहा है यहाँ पे नाम ऐसा, क्योंकि आपने पहले उसको पे करना करके लाइबल टू पे लाइबिलिटी बताया, अब आपने उसको पे करे तो उसको फिर कैंसिल करना पड़ता है, इसलिए फिर यहाँ पे रेंट पेबल आता है। ओके चलिए, ये होती है एडवांस एंट्रीज, इसमें लगाना पड़ता है दिमाग। ओके चलिए, एनीवेज अब आ जाओ फटाक से नेक्स्ट पे, ये हो गया हमारा 17 पे आ जाओ, क्या बोल रहा है 17 हमको भाई, यूज ऑफिस कैश फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंस। भाई ऑफिस गए ना, हमारा रिसिप्ट और पेमेंट ध्यान दो, तो हमारे पास से गए बेटा, कितने गए 150, पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्रॉइंग से बेटा, ठीक है, तो 17 तारीख बाय ड्रॉइंग्स 150, बस कुछ नहीं कर रहे इसमें, रिसिप्ट पेमेंट बस ये देखना है, आया गया। उसके बाद सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन क्रेडिट, ऐसा आप अपने नोट्स में हाईलाइट करो और लिखो, मैं बाद में नोट लिखा दूंगा इसके ऊपर, ये क्रेडिट पे उधारी में, इट मींस it will not be recorded in कैश बुक, ये कैश बुक में नहीं आता, उधारी है ना, क्रेडिट में करे तो कैश बुक में सिर्फ कैश के बात करते हैं हम, ठीक है, कैश बैंक और डिस्काउंट ये नहीं आता। आपने उधारी में बेचे बेटा, उधारी में बेचे तो ये कहां जाएगा, जर्नल में, और अगर सब्सिडरी बुक में भी आ सकता है वो अपन बाद में बात करेंगे, बस इतना भी समझो कैश बुक में आने वाला, कैश बुक में नहीं आएगा, इस पर मैं नोट लिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, तो कैश बुक में नहीं आएगा, कैश आना जाना चाहिए, आ रहा है क्या कैश, ये तो उधारी में बेचे तो नहीं आएगा। अब जब उससे कलेक्शन फ्रॉम डेटा, तो जिसको उधारी में बेचे से पैसा आएगा जब कैश बुक में आएगा, और अभी वो आने वाला नहीं है बेटा, क्योंकि उधारी में बेचे, कैश आई नहीं तो कहां से लिखेंगे। पे टू रजनीकांत ₹617 फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ₹7, 700 देना था, 650 दिए, फुल सेटलमेंट हो गया बेटा, मतलब 30 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट, तो ये लिखो 650 सॉरी 670 कैश डिस्काउंट 30, कौन, रजनीकांत बाय रजनीकांत, सही लिख रहा हूं, रजनीकांत अकाउंट, ओके लिखिए आपने रजनीकांत अकाउंट बेटा, ओके। उसके बाद एक और है 20 तारीख को नीचे, डिपॉजिटेड इन बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ 1200। अब इसका मतलब समझना थोड़ा सा, सेंटेंस का मीनिंग निकालना चाहिए, सबसे बड़ा वही तो, सेंटेंस को पढ़ो, नहीं समझा 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार पढ़ो, जब तक वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते। वो बोलता है कि आपने बैंक में जमा करा दिए पूरा कैश, जो भी कैश बच रहा है पूरा कैश सिवाय 1200 के, तो उसने बोला इन एक्सेस ऑफ 1200, मतलब जो भी कैश बचा उसमें 1200 अपने पास रखे, मतलब वो बैलेंस रहने दिए, और उसके बाद जो भी सपोज 2000 बचे एग्जाम्पल, तो 1200 रुपए रहने दिए, 800 रुपए बैंक में जमा करा दिए। अगर 10,000 बचे तो 1200 रहने दिए, 8,800 रुपए बैंक में जमा करा दिए, ठीक है, तो जो भी कैश बच रहा है 1200 रहने दो, वो बैलेंस बचा हुआ बैंक में जमा करा, उसका ये मतलब हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है बेटा कि जब आपने ये 20 तारीख की बात करा, तो 20 तारीख का यहाँ पे क्या रहा है कि 20 तारीख को मैं कहता हूं ये 20 तारीख की बात कर रहा है, 2 बार क्यों लिखा बता दो, यहां पे मेरा कोई बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरीड डाउन, तो जो भी पहले तो देखो अभी कितना बैलेंस बच रहा है, यहां पे लिखो बाय बैंक, बैंक में चला जाएगा अभी, तो अभी देखो कितना बैलेंस बच रहा है, आप लोग करो इसको कैलकुलेट, रिसिप्ट साइड करो बेटा पहले, ये रिसिप्ट साइड की यहाँ पे टोटल, ये ऐसे टोटल करो रिसिप्ट साइड की, ठीक है, उसमें से ये पहले डिस्काउंट को बाद में बात करते हैं अपन, पहले कैश की कॉलम की बात करो, तो रिसिप्ट साइड की टोटल करो, आप लोग कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, करो, अभी आपका बैलेंस रिसिप्ट साइड, सॉरी रिसिप्ट साइड की अगर आप टोटल करो तो वो आता है 5,100 रुपए, कितना आ रहा है बेटा 5,100, उसमें से माइनस करो, ये टोटलिंग एंड बैलेंसिंग बोलते हैं, तो ये वैसे रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे
लेकिन अकाउंट भी इसी तरह बनता है, इसलिए यहाँ पे भी टोटलिंग और बैलेंसिंग आ रहा है यहाँ पे कैश में आपका। 5100 में से ये 775 माइनस करो, 670, 25, 125, 150 और 670। तो इसमें से आप जब जो भी बैलेंस आपका अभी बच रहा है, अभी आपका बैलेंस बच रहा है 2685। कितना बच रहा है बेटा? 2685। तो अभी आपने जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपने नहीं करना बेटा, आपने नहीं करना, प्लीज नहीं करना। ये आपने टोटल करे, इस टोटल में से आपने इसको माइनस करे, ठीक है। तो 5100 में से वो पेमेंट साइड में जो कैश लिखा हुआ उसको आपने क्या करे वहां पे बेटा, माइनस करो। तो आपका बैलेंस अभी बच रहा है 2685 आ रहा होगा, ठीक है। 5100 में से पेमेंट माइनस करे, 2685 आ रहा है बेटा। तो उसमें से वो कहता है कि 1200 रुपए यहां पे लिखो, 1200 रुपए अपने पास रखो, और समझने लिख देता हूं 2685 बचा, उसमें 1200 अपने पास रखो और बचा हुआ बैंक में जमा करा दो। तो बैंक में कितना जमा हो रहा है बेटा? 1485, 1485 बैंक में जमा। तो समझा आपको कैसे निकाले? बड़ा इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट बेटा, आपको समझा ये कैसे निकाला बेटा मैंने? ये 2685 बैलेंस आ रहा था, 1200 मुझे अपने पास रखना था, तो 1200 उसमें से माइनस रख करा बेटा, और बचा हुआ बैंक में। देखो उसने डायरेक्ट नहीं बोला, घुमाया आपको। अभी यही तो सीए है ना, सीए में आ गए तो ये सब चीजें होते रहती है। क्या बोला उसने आपको कि 1200 रुपए रखो अपने पास, तो आपने 1200 रखे, इसलिए 1200 माइनस करे, बचा हुआ बैंक में चल। तो डायरेक्टली बोल भी सकता 1485 बैंक में जमा कराए, तो खुद ब खुद 1200 बैलेंस आता। नहीं, घुमाएंगे ना आपको, घुमाने में तो मजा है, आपको थोड़ा सा ट्रिकी करना पड़ेगा उसको, जब भी तो सीए बोलेंगे इसको, ठीक है बेटा। चलो, तो इसकी टोटल यहाँ पे आ जाएंगी ये भी 5100, 5100 बेटा, ठीक है। अभी आपको समझे 2685 कैसा है बेटा? ये 5100 में से ये वाले सारे जो है ऊपर वाले, इसको माइनस करो तो 2685 बैलेंस आता है। अब मैंने आपको सिखाया था बेटा, इस वक्त का ये बैलेंस है बेटा, ओहो, ठीक है, ये बैलेंस है आपका, ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। एनीवेज, अब मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अभी मंथ चेंज नहीं हुआ है, मंथली नहीं बोला, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। आप चाहो जब मंथ चेंज होता है या पीरियड, तो इसको फिर ये यहाँ पे इस मंथ की रिसिप्ट हो जाती है, वीकली बोलते थे इस हफ्ते की, यहाँ रिसिप्ट हो जाती है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, आप बोलेंगे डिस्काउंट का भी टोटल करो, डिस्काउंट का भी टोटल करो। देखो ये डिस्काउंट की टोटल कितनी है? ओहो, ये डिस्काउंट की टोटल कितनी, मैंने क्या किया है, क्या किया जुबैर? तो ओके, एनीवेज 50। ये डिस्काउंट की टोटल करो तो आती है 50, आपने करे यहाँ पे 50। ये डिस्काउंट की टोटल करो 25 और 30, कितना होता है बेटा? ये हो गया 55। अरे सर, ये आपने क्या किए? आपने तो कैश के कॉलम में बैलेंस निकाल दिए थे, यहां पर आपने बैलेंस निकाले नहीं। तो ये तो गलत हुआ ना सर, कैश के कॉलम में आपने बैलेंस निकाल दिए थे, यहां पे बैलेंस निकले, यहां पे टोटल करके रख दिया। हाँ बेटा, टोटल करके रख दिया। मैं चाहता तो बैलेंस भी निकालता, वो आता, यहां पे आती 55 टोटल है यहाँ की बेटा, उसमें से 50 माइनस करते तो 5 का बैलेंस आता। लेकिन मैं अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन ज्यादा जानना चाहता हूं, तो मैंने बोला नहीं 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 सर, मैं इनके जब अकाउंट वाली स्टेज में आप सीखोगे बेटा, नहीं 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 सर, मैं इन लोगों को अलग जानकारी इनके बारे में लिखना चाहता हूं, अलग जानकारी इनके बारे में। ये जो है ये डिस्काउंट बेसिकली आपको रिसीव्ड हुआ है बेटा, और ये डिस्काउंट आपने अलाउड करे हो। तो आप ये सीखोगे अकाउंट वाली स्टेज में, आप डिस्काउंट का चाहो तो एक भी अकाउंट बना सकते, दोनों को उसी रिसीव पेमेंट लिखोगे, अलाउड रिसीव लिखोगे तो नेट इफेक्ट आ जाएगा बराबर। नहीं, हमने अकाउंटिंग का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, तो बेटा मैंने कहा कि नहीं, मैं दो अलग डिस्काउंट के अकाउंट बनाऊंगा, अकाउंट वाली स्टेज में सिखाऊंगा आपको। एक बनाऊंगा अलाउड, एक बनाऊंगा रिसीव्ड। इसीलिए इसका बैलेंस आप नहीं निकाल सकते, इसको दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। कैश अकाउंट अकाउंट वाली स्टेज में सिखाऊंगा, वहां पे एक ही बनेगा, वो बात अलग है कि पर्पस मेरा यही सॉल्व हो जाता, तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती कैश अकाउंट की, बाद में बात करेंगे। लेकिन डिस्काउंट के अकाउंट जब रहेंगे वहां पे, अगर मान लो मैं बनाता भी हूं कैश अकाउंट वहां पे, तो एक ही बनेगा। लेकिन डिस्काउंट के दो अकाउंट बनेंगे, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव। इसीलिए यहां पे उसका नेट इफेक्ट नहीं ले सकते, नेट बैलेंस नहीं निकाल सकते, जैसे कैश में निकाला मैंने ये वहां पे, इसलिए दोनों की टोटल करके रख दिए। वहां पे कैसे लिखते हैं अकाउंट वाली स्टेज में, कैश बुक से उठा के अकाउंट में कैसे लिखूंगा, वो बात के डिस्कशन का हमारा पार्ट है, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे ना, सिखाऊंगा ना आपको यहां से वहां पर कैसे लिखना रहेगा बेटा, ठीक है।
अब हम अपने क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म बेटा। इसीलिए याद रखना हमेशा डिस्काउंट की टोटल करके दोनों साइड की छोड़ देना। वहां कैसे लिखते बाद में बात करेंगे। क्यों ऐसा करते, क्योंकि वहां पे दो अलग अकाउंट बनते, तो दोनों को अलग अलग ले जाना पड़ेगा। तो नेट निकाल दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी ना, फिर नेट इफेक्ट कहते हैं एक ही अकाउंट में जाएगा फिर तो दो अलग अलग, तो दोनों की टोटल लिख के छोड़ दो, एक अलाउड एक रिसीव्ड है। अकाउंट वाली स्टेज में सिखाया जाएगा कि इसको यहां से वहां कैसे लिखना है। ठीक है, तो इतना ख्याल रखना डिस्काउंट की टोटल लिख के छोड़ देना, क्योंकि दो वो अलग अलग अलाउड है और एक रिसीव्ड है। ठीक है, वहां पे दो अलग अकाउंट बनते, एक ही अकाउंट बनता डिस्काउंट का तो ले लो भैया नेट इफेक्ट में लिख दो वहां पे। ठीक है, ठीक है, मगर वहां पे दो अलग अकाउंट बने, अपन वहां बात करेंगे बेटा। ठीक है, अब मेरे को मुझे ना आपको कुछ नोट लिखाना था, तो फटाफट नोट लिखो। मैंने कहा था ना आपसे नोट लिखाऊंगा बेटा। चलिए, तो नोट 1, ये नोट जो यहाँ पे लिखा था नोट 1 रेंट पेबल का, उसको मैं लिख लेता हूं। इट इज अज्यूम दैट in July month provision for rent payable, प्रोविजन फॉर रेंट पेबल मतलब आपने रेंट पेबल का एंट्री किए थे। रेंट प्रोविजन फॉर रेंट पेबल was recorded, hence now on payment rent payable account is made। ओके, तो रेंट पेबल अकाउंट आपने करे और हेंस नाउ ऑन पेमेंट रेंट पेबल अकाउंट इज इफेक्टेड, ऐसे कर लो इफेक्ट। कौन सा अकाउंट अफेक्ट करा है, रेंट पेबल अकाउंट, उसको इतना लिख लो। ठीक है, सेकेंड नोट, ये मैंने बताया था 19 तारीख का क्यों नहीं आया, क्योंकि क्रेडिट सेल था, यहाँ पे सिर्फ कैश का था। यहाँ पे लिख लो बेटा क्रेडिट सेल ऑन 19th of August 2016, ये इसकी बात कर रहा हूं। 19th of August 2016 will be entered in journal और सेल्स बुक। अभी सेल्स बुक आपके लिए नया क्या होगा, सेल्स बुक वो सब्सिडरी बुक्स जब सिखाऊंगा जब सिखाऊंगा। तो ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जर्नल में, ये सेल्स बुक में आता है। कब सेल्स बुक में आता है जब बात करेंगे, बस अभी आप लिख लो इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल और सेल्स बुक, जर्नल और सेल्स बुक। ब्रैकेट में लिख देना इफ सेल्स बुक इज मेंटेन। अगर आपने सेल्स बुक मेंटेन करे तो वहां पे आएंगी, अदरवाइज फिर जर्नल में आती हो। क्यों मेंटेन करते क्या करते बाद में बात करना है आपको। सेल्स बुक इधर सब्सिडरी बुक है बेटा, जो आगे का अपना डिस्कशन का पार्ट है। तो यहाँ पे आज का ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि यार और हो जाता था, लेकिन कैसा भी और डिस्कशन थोड़ा बचा ही है, मुझे आपसे बात करना ही है। लेकिन अंडरस्टैंड, और ये चैप्टर सबसे ज्यादा समय लेता है, आगे के तो पट 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 होते जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका बेस बनाना होता है। ठीक है बेटा, अब आओ आप लोग, आप ही के नोट्स में जो प्रैक्टिस ड्रिल दी उसके बारे में मुझे कुछ बात करना है। ठीक है, प्रैक्टिस ड्रिल दी आपके नोट्स में बेटा। अब ये प्रैक्टिस ड्रिल में आप देखोगे कि आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जर्नल पास जर्नल क्या बोल रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इफेक्ट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री। अब पहले मेरी बात सुनो, कुछ बच्चों ने डाउट सेशन में भी पूछे थे, अभी पिछले जो डाउट सेशन थे वहां पे पूछे थे कि सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में हर जगह वहां पे जो पेमेंट आएगी बैंक बैंक बोला है, क्यों बैंक बोला है उसको पहले समझ दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा ही विड्रॉ कैश, अब पहले सॉरी एक देखो इस तारीख को क्या, और इस पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। पहले देखो 1 दिसंबर, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹4 लाख। मैं सिर्फ इतना पढ़ू बेटा, तो मेरे को लगता है यार अजीत ने बिजनेस शुरू किया था 4 लाख से, तो मैं तो उसको कैश अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कर लेता था। लेकिन जैसे ही मैं 3 दिसंबर को आता हूं, तो 3 दिसंबर को वो मुझसे कहता है
कि ही विड्रॉ कैश फ्रॉम फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक ₹2000। अब मेरे को बताओ, उसने बहुत बारीकी से समझना बेटा, आपने बिजनेस यहां पे स्टार्ट करे तो ऐसा तो नहीं था कि पहले से बैंक में पैसा जमा होंगे, ऐसी तो बात हो नहीं सकती बेटा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस अभी स्टार्ट करे। अगर वो पहले का बिजनेस रहता तो मैं मान भी लेता कि बैंक में पैसे जमा होंगे। बिजनेस अभी स्टार्ट करे और फिर अचानक 1 तारीख के बाइक को बिजनेस शुरुआत की और 3 तारीख को बोलता है कि बैंक से विड्रॉ करा। अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक में पैसा होगा जब तो विड्रॉ हुआ होगा ना बेटा, है ना? बैंक में पैसा होगा जब तो इसने विड्रॉ करा होगा बेटा। बात तो सही है सर, बैंक में पैसा होगा। तो अगर मैं 1 तारीख को जो उसने पैसा 4 लाख रुपए लाया, मैं तो यही मानता कि बिजनेस में कैश लेके आया, लेकिन अचानक 3 दिसंबर को बोलता है कि उसने बैंक से विड्रॉ करा। तो बैंक में पैसा होगा जब तो विड्रॉ, हमारा ही अकाउंट है बैंक में, जब तो हम विड्रॉ करेंगे जब बैंक में पैसा होगा। बात तो सही है। तो सर पहले से बैंक में जमा होगा, ऐसा मान नहीं सकता, ऐसा अज्यूम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि उसने बिजनेस ही 1 तारीख को शुरू किया, तो पहले से तो बैंक अकाउंट नहीं था ना, अभी अकाउंट ओपन हुआ, उसमें पैसा डाला गया होगा जब तो मैंने विड्रॉ कर। इसका मतलब ये जो 4 लाख रुपए आए, इसने ये पैसा कहां जमा कराया बेटा? बैंक में। इससे ये पता चलता है, देखो ऐसे कनेक्ट करना पड़ा, उसमें बैंक में जमा कराया जब तो आपने उसको 3 तारीख को बैंक से पैसा निकाले। पैसा होगा ही नहीं तो कैसे निकालेंगे अपन, है ना? कोई मैजिक तो नहीं है ये। आपको ये सोच सकता है पुराना बिजनेस होगा, पहले से रखा होगा। नहीं, पुराना बिजनेस भी नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है बिजनेस, पहले से बैंक में कुछ भी नहीं था, अभी तो शुरू करे बिजनेस, 1-2 दिन हुआ। इसीलिए बेटा यहां पे बैंक में ही सारा पैसा है। अब देखो यहां पे उसने 2000 रुपए निकाला बैंक से बिजनेस यूज के लिए, और अगर मैं यहां पर कहूं बेटा, तो यहां पे उसने बिजनेस में से 20 तारीख के ट्रांजेक्शन में कहता है ही ड्रीव कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹2000। तो बैंक में से बिजनेस यूज के लिए उसने 2000 रुपए निकाला 3 तारीख को, और 20 तारीख को कहता है कि बिजनेस में से उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश लेके चले गया बेटा 2000 रुपए। मतलब जो 2000 रुपए आपके पास आए थे, 2000 रुपए उसने पर्सनल यूज के लिए लेके भी चले गया, और वही बस बैंक से निकाला था, बाकी सब तो बैंक में ही है। इसीलिए बेटा इस क्वेश्चन में सारी चीजें, बस जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करा वहां पे आपको कैश दिखेगा, सारी चीजें बैंक से ही हुई, क्योंकि इससे पता चलता है कि बैंक में ही पैसा वो रख रहा था, है ना? विड्रॉ उसने 3 तारीख को बैंक से किया, तो भाई बैंक में पैसा होगा जब भी विड्रॉ करा। आप बोलेंगे पुराना है, पुराना नहीं हो सकता, उसने बिजनेस से भी शुरू किया, तो 4 लाख रुपए बैंक में जमा करा है। इसीलिए बेटा इसके सारे जो चीजें उसने बैंक से ही पूरे क्वेश्चन में हुआ है। तो आप यहाँ पे जब देखोगे बेटा, तो देखोगे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने जो कैपिटल के 4 लाख रुपए है उसको बैंक में लेके गया, ये फिर यहाँ पे कैश विड्रॉ किया 2000, इसीलिए वहां कैश है। बाकी हर जगह यहाँ पे बैंक में, जो ने कुछ और हाईलाइट भी कर रखा उस पर बात करता, हर जगह बेटा आपका क्या है यहाँ पे बैंक, हर जगह बैंक आया बेटा, ठीक है? अब मुझे आपसे कहना है, अब जब आप ये अकाउंट देखिए, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा, ये आपको सॉल्व करना है, सोल्यूशन भी दिया है बेटा नीचे। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट भी लिखे, तो ये बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, आपको पता है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं। अब सर कि बैंक है, कैपिटल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? लेकिन मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट करा, आप भी प्रैक्टिस दिल में जो लिख लो, परचेज अकाउंट इंस्टीट्यूट कहती है रियल अकाउंट, बट मोर अप्रोप्रिएट इज दैट्स नॉट अ रियल अकाउंट, दैट्स नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि आप उसको आप अपना एक्सपेंस मान, उसमें से जो बच गया उसे स्टॉक है, वो रियल अकाउंट होता है, वो एसेट है बेटा हमारी। ये तो इस साल का खर्चा, इसमें से जो बच गया बेटा, कोई फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी मैं इसको रियल कह रहा हूं तो भी डेबिट कर रहे, इंस्टीट्यूट रियल कह रही तो भी डेबिट करे, बेसिकली वो है नॉमिनल तो भी डेबिट होगा। नॉमिनल इज एक्सपेंस इज नॉमिनल, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, 10% डेबिट करे तो भी डेबिट ही होगा। तो मैंने हाईलाइट करके रखो, तो आप भी आपके नोट्स में इसको कट करके नॉमिनल लिखो, ठीक है? उसके बाद यहां पर आओ बेटा, उसी तरह आपको ये कौन सी तारीख की एंट्री थी आपकी? ये 3 तारीख के, इसमें जाके करेक्ट करना, इसको आप एरो देके नॉमिनल कर दो, ठीक है? यहां पर आना बेटा, यहां पर आपको दिख रहा है परचेज, यहां पर भी रियल मैंने हाईलाइट करके रखो, रियल लिखे, तो यहां पे इसको कट करके आप नॉमिनल लिखे। यहां पे परचेज अगर नॉमिनल, परचेज रिटर्न को भी यहां कट करके उन्हें रियल लिख के रखे। तो उनका इंटरप्रिटेशन ऐसा कि स्टॉक आया हमारे पास परचेज, तो स्टॉक इज एसेट। नहीं बेटा, वो स्टॉक जो होता है वो आपका बिक जाता है, अभी
तो बिक जाता है तो उससे रिलेटेड खर्च परचेज की, तो फिर वो एक्सपेंस हुआ आपका, तो एक्सपेंस होता उसमें से जो बच जाता है उसको स्टॉक है, उसको अपन एसेट कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ये नॉमिनल, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, क्योंकि हमारा वो अगर उसको रियल बोलो एसेट बोलो तो फिर जो कॉमर्स वाले उनको समझेगा भी, रियल बोलो अगर उसका एसेट बोलते हो रियल अकाउंट, तो फिर आपका एसेट साइड में दिखना चाहिए परचेज, परचेज एसेट साइड में दिखता है क्या? रियल और नॉमिनल बैलेंस शीट में आते हैं, जो कॉमर्स वाले उनसे बात कर, रियल और नॉमिनल बैलेंस शीट में आते हैं, सॉरी नॉट नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में आते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और जो नॉमिनल रहते हैं वो आपके ट्रेडिंग पीएनएल में आते हैं। फिर अगर परचेज को अगर आप रियल बोलते तो फिर तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए था परचेज, बैलेंस शीट में परचेज दिखता है कि जो कॉमर्स वालों से बात करता, नहीं दिखता, वो आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हो परचेज, दैट्स नॉमिनल। ठीक है, तो आप उसको ज्यादा अप्रोप्रिएट है नॉमिनल बोलो। स्टॉक जो है दैट इज रियल। ठीक है, वहां पे रियल और पर्सनल बैलेंस शीट में आते हैं। ओके, तो एनीवेज मैंने लिख दिया बेटा। एक और चीज जो करेक्ट करो, 8 तारीख के बाद इसको आओ, 10 तारीख का भी देखो। 10 तारीख में बेटा यहाँ पे कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ये परचेज को ही सेम चीज है, बार बार हो रही, रियल है तो मैंने उसको कट करके नॉमिनल उसको बोला यहाँ पे। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो परचेज अकाउंट है बेटा, अगर आपके नोट्स में करेक्ट करा हो तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो ऐसे लिख लेना उसको कट करके, करा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे उन्हें ड्रॉइंग्स गुड्स ले गया था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, मैंने एक क्वेश्चन आपको सिखाया था, ये आप परचेज अकाउंट लिखे सही है, लिख सकते, ऑल्टरनेटली गुड्स यूज्ड अकाउंट भी लिख सकते हो, और एक गुड्स यूज अकाउंट को आपको बताया था, फिर आगे चल के परचेज में से ही माइनस करते, बात एक, ये क्वेश्चन में आया था, ये मैंने सिखाया था, परचेज भी लिख सकते, गुड्स यूज भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे परचेज लिखा ये भी सही है, ऑल्टरनेटिवली गुड्स यूज भी लिख सकते, लेकिन फिर गुड्स यूज को बाद में परचेज में से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा एक तरह नहीं सोचा सर परचेज ही सही है, परचेज भी सही है, गुड्स यूज भी सही है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होना। ठीक है, हर चीज प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तो क्लाइंट आए तो ऐसे नहीं बोलेंगे ये पता है बस और दूसरा रास्ता नहीं पता, सब रास्ते पता रहना चाहिए। ठीक है, जो रास्ता आसान फिर वो पकड़ लेना। ठीक है, परचेज भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, गुड्स यूज भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, बल्कि मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको ऑब्लिक कर दो, परचेज ऑब्लिक गुड्स यूज्ड। ओके, यहाँ पे और वो तो बता दिया मैंने, बाकी तो मुझे कुछ इस क्वेश्चन में, हाँ एक और ये परचेज यहाँ पर भी एक 15 तारीख में भी आया है परचेज अकाउंट, वो हुआ, तो इसको आप ऑब्लिक गुड्स यूज भी कह सकते हो, गुड्स यूज्ड अकाउंट भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, और वो परचेज तो बार बार उसको रियल कट करके नॉमिनल कर देंगे। ओके, अब आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क, सारा बैंक से ही करना है, क्योंकि बैंक में पैसा जमा कर, तो समझ में आ रहा है कि 2 तारीख को 3 तारीख को वहां से विड्रॉ करा था उसने। ठीक है, पहले से कोई बिजनेस नहीं था, मतलब 4 लाख रुपए बैंक में जमा किए गए थे, ऐसा ही मानेंगे। ओके, अब आ जाओ 2 तारीख के, सॉरी 2 तारीख बोलो, सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, कितना टाइम हो गया, बस 2 मिनट, खत्म करो। ये सेकंड ट्रांजेक्शन पे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन पे आते बेटा, इसमें भी इंस्टीट्यूट के सारी जगह बैंक को ही करे, क्यों करे लॉजिक समझना बेटा। अब देखो यहाँ पे वो 5 तारीख के इसमें कहता है कि बैंक से उसने विड्रॉ ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ करा, कितना किया 10,000 रुपए। अब रमेश स्टार्टेड बिजनेस, फिर से ये स्टार्टेड है बेटा, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए से उसने शुरू किया। अब मेरे को बताओ 10 लाख रुपए से उसने जब बिजनेस शुरू किया तो मेरे को कुछ बोला नहीं, तो मैं ये मान लेता कि कैश लेकर आया बेटा, लेकिन यहाँ पे बोलता है 5 तारीख को कि बैंक से कैश विड्रॉ किया, अभी बिजनेस की शुरू किया, बैंक से कहां से विड्रॉ करूं, मतलब ये 10 लाख रुपए भी उसने कहां जमा कराया बेटा, बैंक में जमा करा, जब भी तो विड्रॉ कर पाया ना 5 तारीख को, इसीलिए इस क्वेश्चन में भी। और यहाँ पे देखो 5 तारीख को उसने, वो तो 5 को हुआ, अब बॉट गुड्स फॉर कैश, तो यहां पर पहले तो ऐसा एंगल था, पहले तो उसने 5 तारीख को बैंक से विड्रॉ किया, तो बैंक में जमा होंगे जब भी विड्रॉ किया। अब आप बोलेंगे नहीं पहले के होंगे, नहीं पहले के नहीं है, क्यों, क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये 10 लाख रुपए इसने बैंक में जमा करा, इसका ये मतलब नहीं करता है, इसलिए मैं इंस्टीट्यूट ने बैंक लिखी उसको। अब यहां पर बैंक में पैसे अगर जमा होगा ऐसा इंटरप्रिटेशन निकल रहा है। अब 3 तारीख को उसने गुड्स खरीदा कैश में खरीदा बेटा, 5 तारीख को और 1 तारीख को ट्रांजेक्शन को लिंक कर तो समझ में आता है बैंक में पैसा है, और 3 तारीख को बॉट गुड्स फॉर कैश, वो बोल रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश, लेकिन पेमेंट बैंक मींस नॉट ऑन क्रेडिट, उधारी में नहीं लिया, कैश में खरीदा, लेकिन उसकी पेमेंट बैंक से ही हुई। क्यों बेटा, थोड़ा सा इसको लगाना पड़ेगा दिमाग, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो समझो 5 तारीख को आपने बैंक से विड्रॉ करे, मतलब बैंक में पैसा है, मतलब ये फिर 1 तारीख को जो 10 लाख रुपए आए थे वो बैंक में जमा हुए थे। ठीक है बेटा, ये तो इसलिए बैंक, मगर जब बैंक में ये जमा हुए थे तो ये पेमेंट भी 50,000 रुपए की फिर कहां से होंगी, बैंक से ही होंगी बेटा। तो इसीलिए इसमें भी सारी जगह हम यही मानते हैं कि कैश भी बोला तो हम यही मानते हैं कि वो बैंक से ही लेन देन हुई है।
क्योंकि पैसा बैंक में उसने जमा कराया था। कैसे पता चला? 5 को उसने बैंक से विड्रॉ किया, तो बैंक में जमा होगा जब भी विड्रॉ किया, तो इससे ये पता चलता है कि नहीं वो बैंक में ही पैसा रख रहा है, तो वहीं से आना पेमेंट रिसीव बैंक से ही हो रही है। तो सर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, इस पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, इससे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता बेटा बहुत फर्क? इसीलिए नहीं पड़ता, अरे भाई देखो दोनों में डेबिट ही करना, बात एक ही, कैश हमारे पास फिजिकल रहे कि बैंक में जमा रहे। अब क्या फर्क होता है बेटा? कैश अगर मैं बोलूं कैश अकाउंट, कैश को भी डेबिट कर रहे हो, बैंक में भी डेबिट ही हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है। तो देखो कैश इज एसेट, एसेट इज बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन? कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट। मैं बोलता नहीं यार बैंक में जमा करा, तो करा भाई बैंक में, बैंक कितने परसेंट? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो बैंक में पैसा जमा हो। बात एक ही है ना बेटा, मेरे पास कैश रहे, मेरे पैसे बैंक में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिल पे नहीं लेना, अरे कैश की जगह बैंक ले रहे, बैंक ले रहे, बैंक ले रहे। वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि उस बैंक में रखता है वो पैसा, तो रहने दे भाई बैंक में पैसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इसमें कुछ भी लोड लेने का नहीं। और अगर ऐसा कुछ भी लिंक नहीं मिलता तो मैं जहां चेक बोलता मैं बैंक लिखता, जहां कुछ नहीं बोलता मैं कैश लिखता, वो सही है अपना। ये लिंक मिल रहा है कि नहीं, बैंक में दिख है, बैंक में पैसा है, तो फिर अपन ने उसके थ्रू ऐसा सोचे कि बैंक में सारे बैंक से ही करेंगे लेना देना अपन इसको, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरे क्वेश्चन में बैंक को ही आना जाना रिसीव पेमेंट हो बैंक से ही हो रहा है, क्योंकि पैसा क्वेश्चन पढ़ के हमको समझ में आ रहा है पैसा बैंक में रखा गया, तो उसी से ट्रांजेक्शन करें, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो दिल पे नहीं लेना, कैश हमारे पास रहे या बैंक में रहे, अकाउंटिंग में फर्क वो नहीं, बस हमारे पास रहे बैंक में रहे, बात एक ही है बेटा, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट जब आप हायर स्टडीज में जाओगे, इंटर पे आओगे, जब कुछ नहीं बोलता तो हम लोग ऐसे लिख लेते कैश ऑब्लिक बैंक, कुछ भी हो सकता हमको नहीं पता, तो चलता, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब स्पेसिफिकली बोला फाउंडेशन लेवल पे चेक, तो चेक लेना, कुछ नहीं बोला तो कैश। लेकिन यहां पे मैं क्यों सारा बैंक से कर रहा हूं बेटा? इसीलिए क्योंकि लिंक, थोड़ा आइडिया मिल रहा है, थोड़ा सा हमको क्लू मिल रहा है कि बैंक से ही ट्रांजैक्शन हो रही है। क्यों? बैंक से विड्रॉ कर रहा है तो बैंक में जमा भी तो होना चाहिए। बिजनेस अभी स्टार्ट किया, मतलब अभी उसने जमा करा है, तो अभी तो वो 10 लाख रुपए चाहे बस, और तो कुछ आए नहीं थे, तो वही 10 लाख रुपए जमा करा है, और फिर उसके नीचे पेमेंट हो रही, तो फिर पेमेंट भी बैंक से ही गई होंगी, जब हमारे पास कैश नहीं बैंक में जमा है, वहां से पेमेंट जा रही, इसलिए ट्रांजेक्शन वो कैश की जगह बैंक लिखे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ध्यान रखना, इसमें बैंक से ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका होमवर्क है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तो आप ये सॉल्व करेंगे, और दिमाग एकदम खुला रखना, सोचना, इंटरप्रिटेशन आना चाहिए उसके। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज के लिए होमवर्क है। कैश बुक हमारा चल रहा है, उसके बारे में हम बाकी डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक फिर आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।